हाँ चल रहा है। Good morning to all. Good I am morning, sir. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes sir. Let's start our first class. This is our first class on fluid mechanics. Okay. Just hold on a second. Okay, sir. So आपको पीडीएफ दिख रहा है? Yes, sir. यस सर दिख रहा है। तो आज हम लोग पहला जो टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड्स और सॉलिड में क्या फर्क होता है, कोई एक जन बताएंगे? Anything that can flow is called fluid. एग्जाम्पल? या यूं कहिए तो विस्कोसिटी फ्लूइड में ज्यादा होता है, सॉलिड में कम होता है। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड बॉडीज में कुछ भी ले लीजिए, सॉलिड बॉडी है, एयर हो गया फ्लूइड, गैस हो गया फ्लूइड, लिक्विड में वाटर हो गया फ्लूइड। जो चीज ज्यादा विस्कस होगा वो ज्यादा जल्दी फ्लो करेगा, और जो चीज कम, आप कहना क्या चाह रहे हो कि विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो फ्लो ज्यादा होगा या कम होगा, स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस सर। फ्लूइड्स कितने तरह का होता है? Good morning, sir. फ्लूइड्स कितने तरह का होता है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्लास लेता हूँ, बाद में आपसे पूछूंगा। तो पहला जो टॉपिक है वो हाँ ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हम जानेंगे। तो बेसिकली फ्लूइड्स आपको दो तरह का होता है। कौन कौन सर? Polar, non-polar. दिख रहा है? सॉलिड, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। जो भी मटेरियल होता है, मटेरियल का दो फॉर्म होता है, मटेरियल या मैटर का दो फॉर्म होता है, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, दिख रहा है ना? गैस सर? यस सर दिख रहा है। सॉरी, अरे बता रहे हो, ठीक है। तो मैटर का दो फॉर्म होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है फ्लूइड। ये दो फॉर्म हुआ, बेसिक फॉर्म दो हुआ, सॉलिड और फ्लूइड। अब फ्लूइड के हेड में आता है, एक आता है तुमको लिक्विड्स, Like gas. और एक आता है गैसेस। ठीक है, अब जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है?
फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है साइंस का जिसमें कि हम लोग बिहेवियर जानने का कोशिश करते हैं किस चीज का, जो भी फ्लूइड्स है। अब फ्लूइड्स में दोनों आएगा, लिक्विड और गैसेस, यानी कि लिक्विड का भी अगर हम स्टडी करेंगे यानी कि लिक्विड का भी प्रॉपर्टीज जानेंगे तो वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे, और गैसेस का भी अगर बिहेवियर हम जानने का कोशिश करेंगे तो वो भी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक यस है। सर। तो आप अगर लिक्विड का और गैसेस का दोनों का बिहेवियर जानने का कोशिश करते हैं या उसके बिहेवियर का स्टडी करते हैं तो वो दोनों का दोनों किस हेड में आता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स का 3 ब्रांचेस होता है, ठीक है? फ्लूइड मैकेनिक्स का 3 ब्रांचेस होता है। पहला क्या होगा? पहला होगा स्टैटिक फ्लूइड, STATIC, स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरा आता है आपको किनेमैटिक्स, काइनेटिक फ्लूइड। यस सर। और चौथा आता है, सॉरी तीसरा आता है डायनामिक। ठीक है। अब आपने जो डायनेमिक्स फ्लूइड। मैकेनिक्स पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में, आप मुझे बताएं कि काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क होता है? बोलो अनिकेत। सर डायनेमिक सर में इसमें मोशन के साथ मोशन फोर्स होता कंसीडर है। नहीं किया जाता है, कोई एक इसमें जन कॉज बोले, ऑफ कोई मोशन एक को जन बोले। अनिकेत बोलेगा। सर काइनेमेटिक्स में फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है सर, और डायनेमिक्स में फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, मोशन में रहता है बॉडी। दोनों ही शायद आपने बोला सही, पर आपने गलत जगह बता दिया शायद आपने। सर डायनेमिक सॉरी में सॉरी मोशन उल्टा के साथ सर, फोर्स होता है। डायनेमिक में सर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सर डायनेमिक्स में, लेकिन मोशन बॉडी मोशन में रहता है सर। मोशन बॉडी में काइनेमेटिक्स मोशन डायनेमिक दोनों में ही रहता है, पर काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि लेकिन हम जो इसमें फोर्स प्रेशर फोर्सेस फोर्स को होता है रिकॉर्ड नहीं उसको लिया हम जाता है काउंट नहीं करते हैं। सर को बोलने दो। और जो डायनेमिक्स होता है उसमें हम प्रेशर फोर्सेस को काउंट करते हैं। सुनिए, फ्लूइड मैकेनिक्स ठीक है को सर। हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स, काइनेमेटिक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड डायनामिक फ्लूइड मैकेनिक्स। स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि जब फ्लूइड इसमें फ्लूइड किस में रहेगा? एट रेस्ट, इसमें फ्लूइड Static, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, यानी रेस्ट कि में। फ्लूइड में कोई भी मोशन नहीं होगा, मोशनलेस होगा। काइनेमेटिक्स में आपको, अब ये जो होता है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये मोशन में डील करता है, जब फ्लूइड मोशन में रहता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों ही। अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में होता है कि हम इसमें प्रेशर फोर्स जिसके कारण से फ्लूइड में प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और डायनेमिक्स में हम लोग प्रेशर फोर्स को भी काउंट करेंगे। अब प्रेशर फोर्स क्या हो गया? प्रेशर फोर्स हो गया जैसे कि उसका वेट। ठीक है, जो लिक्विड होता है यानी कि जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका अपना वेट होगा। वेट को हम किस फॉर्म में दिखाते हैं? डेंसिटी के फॉर्म में दिखाते हैं, तो उस डेंसिटी को भी हम काउंट करते हैं। इसमें हम एनर्जी का इक्वेशन यूज करते हैं डायनेमिक मोशन में। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल सिंपल सा समझाते हैं आपको। काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको फ्लूइड का पाथ क्या है, यानी कि अगर फ्लूइड किसी फील्ड में, अगर एक फील्ड है, फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन, ये आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है? यस सर। पावर पॉइंट दिख रहा है ना? नो सर, सब दिख रहा है सर। पावर पॉइंट नहीं सर। नो नो सर। नो सर। पीडीएफ खुला होगा सर। एक मिनट, पीडीएफ खुला हुआ है सर। हाँ हाँ दिख कर रहा था। दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? नहीं सर। पीडीएफ खुला ही है। पीडीएफ सर अभी भी मिनिमाइज करके फिर से खोलिए सर। ठीक है, पीडीएफ में समझा देते हैं। पावर पॉइंट में नहीं खुल रहा तो सर भेजिएगा, कल से हम खोल देंगे। ठीक है, यही नहीं समझा सर, देते हैं। स्क्रीन शेयर करिए और इसको मिनिमाइज करके खोलिएगा ना तो खुल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है?
नो सर, अभी हाँ तो सर, शेयरिंग हो शेयरिंग रहा हो रहा हो है। रहा है नहीं हो दिख रहा रहा है, है? क्लिक है। गोल गोल घूम रहा है। सर शेयरिंग हो रहा है अभी। नहीं हुआ अभी तक? धीरे नो धीरे हो सर। रहा है सर, लगता है नेटवर्क होगा होगा सर, होगा, रुकिए ना सर एक मिनट। सिस्टम में। थोड़ी नहीं हो रहा तो बता देते हैं। पीडीएफ दिख रहा है आपको? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा, अर्पित दिख रहा हमको। आप ब्लैक दिख रहा हाँ, है सर। अर्पित कहाँ दिख रहा है? फोटो में मेरे में ओ, दिख रहा है सर। खुद यही देखते हैं। होगा सर। सर आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। कंट्रोल। सर बच्चा लोग कितना काम है सर? 44 सेट हुआ यार। सिर्फ मुंगेर कॉलेज का स्पेशल क्लास। मुंगेर में कितना स्टूडेंट है आप लोग? मुंगेर में सर 100। 101 मिला के 102। 101 है। हाँ, 101। एली और भैया एली रेगुलर मिला मिला दिया के। है। हाँ, हाँ, एली दोनों रेगुलर मिला मिला के 101। तो यहाँ 44 एली सेट को मत काउंट करो। सर सही करना है क्लास सर, सिर्फ मुंगेर वाला का ही क्लास लीजिए सर, दूसरे ग्रुप में मत भेजिएगा लिंक। तब तो अच्छे से पढ़ेंगे आज उस दिन। दिख रहा है अब? यस सर। नो सर। यस हाँ सर, सर, दिख रहा है अच्छी सर। दिख रहा है। हाँ सर, PDF खुला सर। यस सर। दिख रहा है सर, आ गया सर। पीडीएफ दिख रहा है ना? आ गया, पावर पॉइंट खुला है, दोस्त नहीं दिख रहा, स्टार्ट और फील्ड में क्लिक। पावर पॉइंट दिख रहा है क्या? यस सर। पावर पॉइंट? यस सर। यस सर, पावर पॉइंट ओपन है। पावर पॉइंट तो ही खुला हुआ है सर उतना देर से, ये लोग झूठ का पीडीएफ बोल रहा है। फाइल कमेंट दिख रहा है कुछ? यस सर। यस सर, दिख रहा है। स्टार्ट करें सर, वो पीडीएफ ही ओपन है सर पावर पॉइंट। पीडीएफ ही ओपन है क्या? यस सर। यस सर। कुछ हाँ ठीक है, यहीं भी बता देते छोड़ो। तो ओके जो सर। महाराज, सर, अगर उसमें तुम बताइए। काइनेमेटिक्स के बारे में अगर तुम जानना चाहोगे, अगर तुम काइनेमेटिक्स स्टडी करते हो तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी फ्लूइड का एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम जानते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है, मेरा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पर डेंसिटी क्या है, इन सब चीजों को हम जानते हैं किसमें है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम इन चीजों को पढ़ते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो फ्लूइड जो मोशन हो रहा है उसके चलते प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अलग अलग तरह का प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? फ्लूइड डायनेमिक्स का इस्तेमाल हम लोग डैम के डिजाइन वगैरह में करते हैं, क्योंकि डैम में जो पानी जो पीछे स्टोर होगा वो कितना फोर्स वगैरह वो लगाएगा डैम के ऊपर, उसका स्टडी हम करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डेंसिटी के बारे में हम जानते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। 4 तरह का प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी को हिंदी में हम कहते हैं गुण, कि उसका क्या गुण है फ्लूइड का। जैसे हर आदमी में कोई ज्यादा बोलने वाला होता है, कोई कम बोलने वाला होता है, हर आदमी का अपना अपना गुण होता है। कोई आदमी पतला होता है, कोई आदमी मोटा होता है, हर आदमी का अलग अलग चीज है। तो फ्लूइड का जो होता है प्रॉपर्टी वो 4 तरह का होता है। डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग डेंसिटी या मास डेंसिटी कहते हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। तीसरा होता है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, और चौथा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम आते हैं पहला पॉइंट पे, जो कि डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी और मास डेंसिटी फ्लूइड का डिफाइन करता है कि जिसको हम लोग दिखाते हैं रो से। डेंसिटी और मास डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। ये है सिंबल रो। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है जी? यस सर। तो सर डेंसिटी और मास डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हुआ? मास ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। कहने का क्या मतलब हुआ? हाँ सर, ये सब जानते हैं। ये सब जानते हो ना? तो हाँ, ये सब जानते हैं, बढ़िया से। तो ठीक है, तो डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है कि ये होता है मास ऑफ द फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो पानी आएगा। ठीक है, दूसरा आता है स्पेसिफिक वेट, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रख लेना, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है,
वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। यस सर। दूसरा आता है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी होता है कि वेट ऑफ द फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। जब फ्लूइड के वेट को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो उसको वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, उसको कहेंगे स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। अब वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होता है? मास ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन देता है तुम्हारा वेट, और वेट को डिवाइड कर दोगे जब वॉल्यूम से तो वो देगा तुम्हारा स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है रो बाय जी, ठीक है, रो इनटू जी। तो W इज इक्वल्स टू रो जी होता है स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट वाटर का कितना होता है? 9.81 किलो न्यूटन, ठीक है, जिसको हम लोग दिखाते हैं 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। दो चीज होता है, अगर किलो न्यूटन में लिखना है तो तुम 9.81 किलो न्यूटन लिख दोगे, ठीक है। अगर किलो न्यूटन में तुमको लिखना होगा तो तुम लिख दोगे 9.81 किलो न्यूटन। ये होता है तुम्हारा स्पेसिफिक वेट अगर किलो न्यूटन में लिखना है, और अगर तुमको न्यूटन में लिखना है तो उसमें से 1000 से गुना कर देना। अब तीसरा आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम दिखाता है, ये गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग कभी भी लिक्विड के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग हमेशा गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग गैसेस के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि गैसेस तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम वाइज बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। मास, अगर 1 किलो गैस को तुम वो किसी भी एरिया में ऑक्यूपाई कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकते कि 1 किलो गैस का तुम्हारा वॉल्यूम फिक्स होगा। कभी भी वॉल्यूम गैस के केस में तुम फिक्स नहीं कर सकते हो, पर हाँ लिक्विड के केस में बहुत हद तक में तुम्हारा जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल रहता है। वाटर को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं सर। Since liquids are incompressible, therefore they are always expressed in terms of their weight, that is in density. But जब हम लोग इसके केस में आते हैं, गैसेस के केस में आते हैं, तो गैसेस के केस में क्या हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है किस चीज का? डेंसिटी का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बाय मास ऑफ द फ्लूइड, यानी कि पर यूनिट मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। Thus the specific volume is the reciprocal of mass density, ये सब पता है, और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मीटर क्यूब पर केजी में। ये कॉमनली किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ये गैसेस के लिए अप्लाइड होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको दिखाता है कि जो रेशियो होता है किस चीज का, स्टैंडर्ड, जो तुम जिस फ्लूइड को तुम मेजर करना चाहते हो। मान लो कि तुम अगर मर्क्यूरी को मेजर करना चाहते हो, यानी कि पारा को, तो जो पारा को जो तुम मेजर करना चाहते हो, उसका डेंसिटी मेजर करना चाहते हो, यानी ग्रेविटी, तो उस पारा का जो तुम्हारा डेंसिटी होगा उसको डिवाइड करोगे किसके? स्टैंडर्ड फ्लूइड के। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिखाता है तुमको? ये एक रेशियो दिखाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि इसमें सिर्फ एक नंबर होता है। क्या? 7 होगा, 8 होगा, कोई भी नंबर होगा, 13.6 होगा, सिर्फ एक नंबर दिखाएगा। इस नंबर के साथ कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन कहने का मतलब ये यूनिटलेस होगा। अब ये यूनिटलेस क्यों होगा? क्योंकि जब भी तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो तो तुम न्यूमरेटर में ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म, यानी कि एक्स और वाई दोनों एक यूनिट में लेते हो, ठीक है। तो अगर तुम लिक्विड का निकाल रहे हो तो या तो तुम उसका वेट डेंसिटी लो, या तो तुम उसका सिर्फ डेंसिटी लो, ठीक है। या तो तुम उसका वेट डेंसिटी लो, या तो तुम सिर्फ उसका डेंसिटी लो। दोनों में से कोई एक ही टर्म लेना, ऊपर में भी और नीचे में भी, और दोनों का जो रेशियो आएगा, जो रेशियो से जो तुमको नंबर मिलेगा, जो भी नंबर रहेगा, उस नंबर को कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हारा टेम्परेचर के सेंसिटिव होता है। इसी कारण से जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, वो दो टेम्परेचर होता है, या तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। समझ में आया? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग दो टेम्परेचर पे नापते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। या तो 27 डिग्री पे नापोगे, या तो तुम इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे नापोगे, और जब भी तुम उसका रिजल्ट दिखाओगे वहां पर तुम लिखोगे कि हाँ हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नापे हैं, ठीक है।
यहाँ तो सर कोई 4 डिग्री का तो समझ में आता है। हेलो, हाँ सर बोलो। 4 डिग्री का तो समझ में आता है कि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, लेकिन 27 डिग्री काहे लिया गया है? वो 300 27 केल्विन डिग्री पुराने के लिए, ताकि रूम टेम्परेचर होता है। न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए। नहीं, रूम टेम्परेचर होता है। हाँ, रूम टेम्परेचर कितना होता ओ है? अच्छा 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 अच्छा, नहीं पता सर। रूम टेम्परेचर कितना होता है देखो, गूगल पे सर्च करो। सर अच्छा, बदलते रहता है, अभी बदल गया नहीं, होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर 24 सर 25 डिग्री के आसपास रहता है। तो हम उसको 27 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो एक स्टैंड, अब तुम लेंथ को तुम, अब कोई भी चीज को अगर हमको हर जगह यूनिवर्सली लगाना है या हर जगह यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट कराना है, तो उसका स्टैंडर्ड तो फिक्स करना होगा ना। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो कि तुम्हारा लेंथ का एक पर्टिकुलर मीटर कितना होना चाहिए, वो फिक्स है, स्टैंडर्ड यूनिट सेट करता है। 1 किलोग्राम कितना होगा, वो भी सेट है। तो वैसे ही हर चीज का एक यूनिट सेट है, क्योंकि हमको उसको हर जगह लगाना है, जनरलाइज करना उस चीज को। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी निकालोगे, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। गैस के फॉर्म में स्पेसिफिक ग्रेविटी सर यूनिट तो होवे नहीं करता है सर, तो ध्यान क्या रखेंगे? यूनिट तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब तुम उसका न्यूमेरिकल जब तुम निकालते हो, यानी कि जब तुम लैब में निकालोगे, तब तुम ध्यान रखना। अगर वेट डेंसिटी यूज कर रहे हो तो वेटी डेंसिटी यूज करना, ऊपर नीचे दोनों में। अगर डेंसिटी यूज कर रहे हो तो डेंसिटी ही यूज करना, हम ये कहना चाह रहे हैं। ये अच्छा नहीं कि अच्छा, ऊपर भी समझ तुम गया। रोज इस्तेमाल कर दो और नीचे में सिर्फ तुम रोज गैस इस्तेमाल के कर दो। फॉर्म में क्या होगा सर? क्या? गैस के फॉर्म में सर स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस के फॉर्म में जो भी हम क्या बोलते हैं डेंसिटी होगा गैस का, जिस गैस को हम ले, फॉर एग्जांपल अगर तुम नाइट्रोजन ले रहे हो तो नाइट्रोजन का तुम्हारा क्या डेंसिटी है, ठीक है। और नीचे में तुम्हारा एयर का क्या डेंसिटी है, इन दोनों का जो रेशियो निकल के जो आएगा नंबर, वो नंबर को तुम डिनोट कर दोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। गैसेस के केस में जिस भी गैस को तुम मेजर करना चाहते हो, कोई भी गैस का नाम बोलो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस है, उस गैस का डेंसिटी, डेंसिटी किस फॉर्म में, या तो वेट डेंसिटी के फॉर्म में या तो सिर्फ डेंसिटी के फॉर्म में, दोनों में से किसी एक फॉर्म में तुम उसको लिखोगे ऊपर में, जिसको यानी कि वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एयर, ठीक है। निकाल दो जो रेशियो आएगा, मान लो कि कोई भी रेशियो आया n, कोई भी नंबर n आया, तो वो तुम्हारा हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां तक क्लियर? डेंसिटी ऑफ एयर वेट डेंसिटी जो है ना। सर वो क्वेश्चन में दिया हाँ, हुआ वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। सर जब गैस के कंडीशन में सर एसटीपी लेंगे या यहाँ पे एनटीपी लेंगे सर? क्या? सर जब गैस मतलब गैस के फॉर्म में सर, तो एसटीपी पर लेंगे या एनटीपी पे लेंगे सर? एयर को जो लेंगे सर, एक के होता है दोनों। नहीं समझ, वैल्यू तो अलग अलग हो जाता नॉर्मल है ना। टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हाँ तो दोनों का वैल्यू तुम अगर पुट करेंगे तो अलग आ जाएगा ना। नॉर्मल। अच्छा सर, एगो बात बताइए। हाँ, सर एगो ये वाला फॉर्मूला में देखिए ना, गैस वाला में क्या बोलो? वेट डेंसिटी ऑफ गैस बाय वेट डेंसिटी ऑफ एयर, जी जी हाँ। कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ एयर। अब हम अलग अलग करें तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम भी कट जाएगा सर, क्योंकि गैस को 1 लीटर का बर्तन में रखेंगे तो 1 लीटर का वॉल्यूम हो जाएगा, 2 लीटर में रखेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम वॉल्यूम भी कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मास ऑफ गैस बाय मास ऑफ एयर। नहीं, नहीं नहीं लिख सकते हो। अब देखो तुम एक ही बताओ सर, हमको कैसे कि नहीं? गैस जो होता है तुम्हारा वो किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है।
अगर हाँ, ठीक है टेम्परेचर सर। तुम चेंज करोगे, प्रेशर तुम चेंज करोगे, तुम्हारा गैस का क्या बोलते हैं, जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी वो चेंज कर जाएगा, करेगा ना। तो जब भी तुम वेट ठीक है। डेंसिटी, इसी कारण से ना हम तुमको इससे पहले जब तुमको बताया था, तुमको कहे थे कि जब भी तुम इसको रिपोर्ट करोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रिपोर्ट करोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे तुम्हारा जो गैस होगा वो पर्टिकुलर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, उसका वॉल्यूम उस कंडीशन में फिक्स होगा। ऐसा नहीं है ना कि 4 डिग्री तापमान पे और एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो तुम्हारा ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा वो तुम्हारा अलग हो जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं ना होगा। अच्छा हम अच्छा सर, हम कंटेनर लेते हैं मानिए 2 लीटर वाला, ठीक है, ठीक है। अब उसको 27 डिग्री पे रखे या 125 डिग्री पे रखे, उससे क्या मतलब है? वो वॉल्यूम तो पूरे ऑक्यूपाई कर लेगा। कैसे करेगा? अब बताइए। हाँ, कैसे करेगा तुम बताओ। नहीं करेगा तुम्हारा सर। अलग हो जाएगा, गैस का अलग हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, अब तुम कैसे बताते हैं, समझो इस चीज को। तुम एक कंटेनर लिए, ठीक है ना, एक कंटेनर लिए, हाँ, कंटेनर क्लोज है या ओपन है? क्लोज है सर, क्लोज है। क्लोज है कंटेनर। तुम उसमें 2 किलो हाँ, गैस भर, तुम उसमें पूरा में गैस भर दिया, ऑक्सीजन भर दी, ठीक है। हाँ जब सर, 4 ठीक है, डिग्री मानिए 2 किलो भर दिए। ठीक है, तुम 2 किलो गैस भर दी, ठीक है ना, 2 किलो में जितना वो हाँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है ना, उस हाँ। पर्टिकुलर वॉल्यूम पे उसमें एक प्रेशर हमारे उसका एक इंटरनल प्रेशर होगा, ठीक है। हम तो प्रेशर का तो हम बातें नहीं कर रहे हैं सर, हम तो वॉल्यूम का बात कर रहे हैं। पर जब तुम गैस के केस में आते हो, उसमें तुम्हारा प्रेशर होगा प्रेशर भी क्या? काउंट होता है ना, गैस में तुम्हारा अच्छा प्रेशर सर, भी हम आपको डेरिवे अभी सर बढ़िए सर, हम आपको डेरिवेशन करके पर्सनल भेजेंगे, ठीक है सर। आप एक बार बस देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो अब सर एक तुमको, क्वेश्चन है सर। हेलो, हेलो। हाँ बोलो, हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो। सर जैसे यहाँ पर आप ये सर इसमें क्वेश्चन था सर, ये कि मतलब सर गैस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा या सर लेंथ इसका लिक्विड का सर, तो उस दोनों केस में सर अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सर कहीं ना कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा या सर लेंथ ऑफ मतलब डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब कुछ ना एक ना पॉइंट दिया रहेगा सर दोनों में किसी का क्वेश्चन में। जैसे कि तुम्हारा कहने का मतलब कि क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, हाँ हाँ सर। तुम्हारा अगर तुमको अगर डेंसिटी दिया हुआ है तब भी तुम क्या बोलते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। अगर सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया तब भी तुम डेंसिटी निकाल सकते हो। दो फ्लूइड का तुमको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फ्लूइड का तुमको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या, उससे तुम बाकी हर किसी का निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज पता है तो दूसरा चीज, ठीक है, वो हम लोग आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे, तुम देखेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर मरकरी का जो तुम्हारा डेंसिटी है वो दिया हुआ 13.6, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसका 13.6, और इसका जो डेंसिटी है मरकरी का 13.6 इंटू 1000, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट्स 7 न्यूटन, ठीक है ना। एक लिक्विड है जो कि 1 लीटर लिक्विड का वजन तुम्हारा 7 न्यूटन है। 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, किस चीज में सर? जैसे कि न्यूटन को, हमको अगर न्यूटन को अगर तुमको एक्सप्रेस करना है जैसे कि किलोग्राम मीटर पर उसमें, तो तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 न्यूटन में कितना होता है? नहीं छोड़ो इसको, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, न्यूटन में न्यूटन वाला चीज को बाद में डिस्कस करेंगे। तो तुमको यहाँ 1 पर, kg। हाँ 1 किलोग्राम को, बोले, हाँ बोलो बोलो। अगर वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से चल रहा है तो उसको बोलेंगे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसको 1 न्यूटन कहेंगे, ठीक है ना, ये तो क्लियर है तुम लोग को? हाँ, ये सब तो क्लियर हटाइए। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक वेट का, स्पेसिफिक डेंसिटी और डेंसिटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो तुमको सवाल में क्या कर रहा है कि 7 न्यूटन तुम्हारा 1 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब उससे तुमको कैलकुलेट करना स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये न्यूमेरिकल बनाया हुआ है, ये न्यूमेरिकल बना लोगे ना, ये इसको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बन नो जाएगा, सर, बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं, हो जाएगा कीजिए। ठीक है, अब हम लोग विस्कोसिटी पे आते हैं, ठीक है।
विस्कोसिटी क्या हाँ। होता है? विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का। फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या है? ये रेजिस्टेंस दिखाता है कि एक लेयर, जो ऊपर का एक लेयर है, वो दूसरे लेयर के ऊपर किस तरह से वो उसका मूवमेंट होगा, ठीक है ना। अगर पानी को अगर ऑब्जर्व करोगे तो पानी क्या होता है, उसमें एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम है, वेलोसिटी वेरिएशन दिखाता है तुम्हारा। ये एक सॉलिड सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है। सरफेस की जस्ट जो नियरर पार्टिकल है, यानी कि यहाँ पर जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो रेस्ट में है। धीरे 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 क्या बोलते, जैसे जैसे तुम सरफेस से दूर जाते जा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। बीच में जाके एक एवरेज वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर लेता है फ्लूइड, फिर उसके बाद जाके वो घटना शुरू कर देता है कहाँ पर, जहां पर उसका नेक्स्ट एज होता है। यानी कि अगर यहाँ पर भी कोई एज है, अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ भी ये रेस्ट में था और यहाँ पर ये मैक्सिमम, यानी कहीं सेंटर में जाके या सेंटर से थोड़ा सा इधर ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑक्यूपाई करता है। तो अब विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है एक प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का, जो कि दिखाता है कि रेजिस्टेंस दिखाता है उसका एक लेयर का मोशन का दूसरे मोशन के ऊपर में। ये सब आप लोग जानते हैं, इसको बताने की हमको जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, इसको हम स्किप करते हुए चल रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, जो कि दिखाता है रेजिस्टेंस के लिए। अब इसका डेरिवेशन क्या है? फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन क्या है? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy। du क्या है? du है चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है। du क्या है? जो वेलोसिटी में जो आपका इंक्रीमेंट होता है उसको दिखा रहा है du। जैसे कि यहाँ पर ये u है, u एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, फिर एक डिस्टेंस dy जाने पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया u प्लस du। तो जो u प्लस du हुआ है, तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका du से हुआ है, और जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो dy है। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dy। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आता है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du बाई dy। तो यहाँ पे जो म्यू है ये आपको दिखाता है कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, इसको म्यू कहते हैं। इसको कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। du बाई dy को हम लोग रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, या वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि आपका किस तरह से लेंथ वाइज, यानी कि इस डिस्टेंस के वाइज आपका वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि वो आपका रेट ऑफ चेंज दिखाता है। अगर आप कहते हैं कि ये आपका ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि ये दिखा रहा है कि इस लेंथ के अलोंग क्या चेंज हो रहा है हाइट में। सेम केस यहाँ भी है, यहाँ पर इस लेंथ के अक्रॉस क्या चेंज हो रहा है आपके वेलोसिटी में, उसको रिप्रेजेंट करता है du बाई dy। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो जो कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, उसका रिलेशन आता है कि म्यू इज इक्वल्स टू टाउ बाय du बाई dy, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग, thus the viscosity is also defined as shear stress required to produce a unit rate of shear strain। कि एक यूनिट रेट ऑफ shear strain को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना shear stress का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपको अगर एक यूनिट रेट ऑफ स्ट्रेन shear strain को, यानी अगर प्रोड्यूस करना, रेट ऑफ shear strain कहने का मतलब क्या चीज है कि अगर आपको एक shear strain किस फॉर्म में दिखाइएगा आप, थीटा के फॉर्म में shear strain दिखाइएगा, इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम, tan थीटा, ठीक है, इसको हम एक ब्लॉक सर। डायग्राम। फ्लूइड में सर सॉलिड मैकेनिक्स कहाँ से आ गया सर? हाँ, ये फ्लूइड में सर सॉलिड मैकेनिक्स कहाँ से आ गया सर? सॉलिड मैकेनिक्स कहाँ है यहाँ पर? ये सर शियर स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है? तो यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ shear strain दिखा रहा है। फ्लूइड में आता है। तुमको अगर फ्लूइड सिर्फ में ही shear है। strain दिखाता, अगर तुमको सिर्फ shear strain दिखाता तब तुमको सॉलिड था, पर तुमको shear strain भी नहीं बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तुमको कह रहा है यूनिट रेट ऑफ shear strain, ठीक है ना। यानी shear strain लाने के लिए एक यूनिट रेट से, किस रेट से तुम्हारा shear strain आ रहा है, यानी बहुत छोटा यूनिट का बात कर रहा है। क्योंकि अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर तुम पहला ही टॉपिक पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि एक छोटे से छोटा अमाउंट ऑफ shear स्ट्रेस से भी क्या बोलते हैं, लार्ज वेरिएशन होता है। पढ़े थे ना कि a small quantity of shear stress is required to produce large deformation in
फ्लूइड मैकेनिक्स और इन लिक्विड्स। तो इसमें हम लोग रेट में बात करते हैं, किस चीज का रेट में, शियर स्ट्रेन के रेट में बात करते हैं। अब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का दो यूनिट्स होता है, एक होता है जो जनरल यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू टाउ du by dy। ठीक है, इसका जो तुमको सीजीएस यूनिट होता है उसको हम लोग पॉइज कहते हैं, वो कहीं यहीं यहाँ ये पे कहीं पे होगा, देखो यहाँ पर द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस यूनिट इज कॉल्ड पॉइज, और इसको हम लोग वो ये होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वन पॉइज इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी याद रख लेना। इसको हम लोग पास्कल सेकंड भी कहते हैं, पास्कल सेकंड। अब जो दूसरा चीज आता है वो तुम्हारा आता है डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है कि जो डायनामिक विस्कोसिटी को जब हम लोग डेंसिटी से, यानी कि डेंसिटी जिस फ्लूइड का जिस भी हम लोग फ्लूइड का विस्कोसिटी नापे हैं उसी फ्लूइड के जब हम डेंसिटी से उसको डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू निकलता है, जो नंबर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इसको हम लोग न्यू से दिखाते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का काम कहाँ आता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को जनरली हम लोग पाइप फ्लो में दिखाते हैं। ठीक है, पाइप फ्लो में अगर तुम रेनॉल्ड्स नंबर में जाओगे तो वहां पर हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी को इस्तेमाल करते हैं। वहां पर होता तो असल में है वो डायनामिक विस्कोसिटी, पर क्योंकि हम लोग ऊपर में रेनॉल्ड्स नंबर का आर इज इक्वल्स टू रो वी डी बाय म्यू होता है, तो यहाँ पे जो ये म्यू है ये वाला रो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, तो जो रहता है वी डी बाय न्यू। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, लेंथ स्क्वायर बाय टाइम, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका जो सीजीएस, इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जो सीजीएस यूनिट है वो है स्ट्रोक। तो वन स्ट्रोक कितना होता है, एक स्ट्रोक होता है, एक स्ट्रोक होता है तुमको 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, न्यूटन जी ने एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत क्या था, न्यूटन साहब ने कहा था कि अगर it states that the shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain। ठीक है, कि किसी भी अगर तुम्हारा फ्लूइड का एलिमेंट पे अगर आप बात कीजिएगा तो जो आपका जो shear स्ट्रेस है, यानी कि स्ट्रेस जनरेट करने का जो shear स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो रेट ऑफ shear strain के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर इसको बढ़ाओगे, अगर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाओगे तो तुम्हारा शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? सर ये कुछ नहीं समझ में आया है। कौन सा नहीं समझ में आया? यही सर, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन का सीधा सा बात था ये क्या, कि अगर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को बढ़ाओगे तो तुम्हारा शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, तो इस फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए ना थोड़ा सा इसका। फिजिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं कि मान लो कि अगर क्या कहते हैं इसको, बॉल बियरिंग, देखियो बॉल बियरिंग वो छर्रा वाला सर। हाँ, जो क्या बोलते हैं इसमें ठेला में, देखियो ठेला के नीचे को लगाता है ना, साइकिल वाइकिल में। हाँ जी सर, देखिए देखियो ना, तो उसके बीच में कभी कभी मोबिल लगाते हो ना, हमेशा लगता है सर, लगता है। तो अगर वो मोबिल क्या करता है, वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। हाँ ठीक है, तो अगर उस मोबिल का एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी होगा न्यू। ठीक है सर। चक्का जो घूमता है वो क्या करता है, चक्का और जो एक्सेल रहता है उसके बीच में तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रेन जनरेट होता है। चक्का और एक्सेल के बीच में स्ट्रेन जनरेट होता है। एक्सेल तो वही हुआ सर, मतलब कि जो बेयरिंग रहता है, समझो कि जो बेयरिंग का जो अंदर वाला रिम रहता है, ठीक है ना,
बियरिंग का जो अंदर वाला रिम रहता है उसको जो फ्लूइड कांटेक्ट में रहता है, जो मोबिल कांटेक्ट में रहता है सर वहां तो फ्रिक्शन लगता है सर, ये स्ट्रेन कहाँ आ गया? इसको देखो, हम लोग सीधे से समझाते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, तुमको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि तुम किसी भी फ्लूइड को यानी किसी भी लिक्विड पे जिस तरह से तुम उस पर क्या बोलते हैं, उस पर स्ट्रेन बढ़ाओगे यानी उस पर तनाव बढ़ाओगे ना, उसके ऊपर तनाव बढ़ाओगे, उसी हिसाब से उसके अंदर में स्ट्रेस भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब तुमको इसके लिए सिंपल भाषा में हाँ सर सिंपल स्ट्रेस को तो तनाव बोलते हैं सर। हाँ स्ट्रेस, अच्छा ठीक है। टेंशन को स्ट्रेन को हिंदी में क्या कहते सरफेस, हैं? स्ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्ट्रेन को हिंदी में हमको नहीं पता क्या कहते हैं। हमको भी नहीं पता। नहीं पता सर। सर मेन मतलब ये टॉ इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई जो है ना, हाँ यही थोड़ा नया जम रहा है सर। इसमें क्या नहीं जम रहा है? पता नहीं सर। देखो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वाई डी, तुमको क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है यहाँ पर? ये तुमको टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस दिखा रहा है। हाँ। डी यू बाई डी वाई क्या दिखा रहा है तुम्हारा? वेलोसिटी ग्रेडियंट दिखा रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक सर। ठीक है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन क्या होता है कि किस रेट से तुम्हारा चेंज हो रहा है फ्लूइड के स्ट्रेन में। अब देखो, तुमको इसको समझाने के लिए हमको तुमको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाना पड़ेगा। वो ब्लॉक डायग्राम तुमको सॉलिड का है, ठीक है, तो समझने का कोशिश करना। ठीक है, ये मान लो कि तुम्हारा कोई फ्लूइड का एलिमेंट है, कोई भी लिक्विड का एक एलिमेंट है, मान लो कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अब ये मत बोल देना कि सब वाटर का मॉलिक्यूल स्क्वायर नहीं होता, वो वाटर का मॉलिक्यूल गोल होता है। ठीक है, समझाने के पर्पज से ये समझ रहे हो? हाँ सर बोलिए। तो ये तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा था कि अगर तुम अपना ये जो है ये थीटा क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है तुमको डी यू बाय डी वाई दिखा रहा है, दिखा रहा है ना? तो तुम्हारा ये जो थीटा जो दिखा रहा है ये तुम्हारा डी यू बाई डी वाई दिखा रहा है। तो न्यूटन का कहना था कि अगर तुम्हारा ये जब बढ़ेगा, ठीक है ना, ये जब बढ़ेगा जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट से इसके अंदर जो स्ट्रेस होगा ना वो भी बढ़ेगा तुम्हारा। इसके अंदर जो स्ट्रेस होगा वो भी बढ़ेगा। कहने का इसका तुमको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। वाटर है ना, वाटर में अगर हम वाटर का स्ट्रेन बढ़ाएंगे, वाटर में स्ट्रेन कैसे बढ़ा सकते हो तुम? इसको हम आगे जैसे डिफॉर्मेशन इंक्रीज करेंगे सर। हाँ, उसका जैसे डिफॉर्मेशन इंक्रीज करोगे ना उसमें क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। सर स्ट्रेस स्ट्रेन डिफरेंस क्या है सर? क्या? रुको एक बार, हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है सर? स्ट्रेस और स्ट्रेन में फर्क होता है कि स्ट्रेन तुम्हारा डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, सॉरी स्ट्रेन तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम जनरेट करते हो, और स्ट्रेस तुम्हारा इंटरनली प्रोड्यूस होता है। तुम स्ट्रेस कभी किसी चीज में नहीं डाल सकते हो, स्ट्रेस उसका अपने आप आता है, अगर स्ट्रेन जो है ना वो तुम इंड्यूस करते हो। अब इसको एग्जाम्पल, यूटीएम मशीन की हो, यूटीएम पे टेस्टिंग किए हो? हाँ सर किए हैं। यूटीएम में तुम क्या देते हो, स्ट्रेस देते हो या स्ट्रेन देते हो? हम लोग फोर्स लगाते हैं, दोनों तरफ से खींचते हैं। अरे तो फोर्स लगा, उस फोर्स क्या जनरेट होता है? वो फोर्स क्या करता यानी है? स्ट्रेस लगा, फोर्स यानी स्ट्रेस देते हैं तो स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन होता है ना, तो तुम दे क्या रहे हो असल में? तुम उसको स्ट्रेन दे रहे हो, दे तो स्ट्रेन रहे हो। नहीं, हम तो दे फोर्स रहे हैं ना सर। तुम उसको स्ट्रेन दे रहे हो, ये तुमको कौन बोले तुम उसको फोर्स दे रहे हो? फोर्स कहाँ दे रहे हो? फोर्स कहाँ लगता है तुम हमको बताओ, उसमें फोर्स कहाँ लगता है? उसमें उस स्पेसिमेन में फोर्स कहाँ लगा? हम लोग स्ट्रेस देते हैं सर। फोर्स लगता है ना सर उसको, मतलब जो कोई भी मेटल ब्लॉक को लेकर के जब डालते हैं सर तो फोर्स लगते लगते वो बीच में टूट जाता है।
तो हम लोग फोर्स ही ना लगा रहे हैं सर। तुम उस पे फोर्स नहीं लगा, तुम उस पे तनाव लगा रहे हो, मतलब कि स्ट्रेन लगा रहे स्ट्रेस हो। लगा रहे सर, वही सर टेंशन सर स्ट्रेस लगा रहे सर, तुम स्ट्रेस फोर्स कभी पर नहीं यूनिट लगा एरिया सकते हो, के तुम हिसाब से। फंडामेंटली गलत हो यहाँ पर। तुम सर फंडामेंटल सैद्धांतिक टेंशन रूप से गलत हो कि तुम कभी स्ट्रेस नहीं लगा सकते, किसी बॉडी पे नहीं लगा सकते स्ट्रेस। स्ट्रेस हमेशा जनरेट होता है बॉडी के अंदर से, उसका रेजिस्टेंस है वो। यस सर, लोड लगा सकते हैं सर। तुम जो लोड लगाते हो वो तुम लोड लगाते हो, स्ट्रेस नहीं लगाते, तुम लोड लगाते हो। और वो लोड, या तो तुम फोर्स लगाते हो, फोर्स क्या लगाते हो, तुम उसमें तनाव लगाते हो। असल में तुम उसमें तनाव लगा रहे हो। तुम देखो तो Yes. कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। हाँ, वो उसके अंदर से आता है स्ट्रेस, बाहर से नहीं आता है स्ट्रेस। तुम उस पे जो ठीक यूटीएम है। पे तुम यूटीएम पे लगा रहे हो ना, असल में तुम उसको हाँ खींचने का प्रयास कर रहे हो। हाँ खींचने का प्रयास कर, तो खींचने के क्रम में तुम उस पे फोर्स लगा रहे हो, पर असल में तुम्हारा जो पर्पस है वो क्या, उसको खींचना। तुम्हारा फोर्स लगाना, इलोंगेट करना। पर्पस तुम्हारा उसको फोर्स लगाना नहीं है, पर्पस तुम्हारा क्या, उसको खींचना है। यूटीएम का जो ओवरऑल पर्पस है वो क्या, उसको खींचना ना है जी, या उसमें फोर्स लगाना है। फिर भी तो यूटीएम सर का, फोर्स तो लग ही रहा है ना सर। हाँ हाँ समझ गए सर। वो रहता है वहां पे सर कि इतना फोर्स जा रहा है, इतना इलोंगेट हुआ है, तो वही मेजर करके समझ गए सर। तो असल में तुम्हारा जो तुम मेजरेबल क्वांटिटी है, तो वो तुम्हारा क्या है, वो तुम स्ट्रेन मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। स्ट्रेन तुम मेजर कर रहे हो, अब उस स्ट्रेन से क्या निकाल रहे हो, तुम स्ट्रेस निकाल रहे हो। आई बात समझ में? तुम स्ट्रेन निकाल रहे हो, तुम स्ट्रेन दे रहे हो, तुमको स्ट्रेन नोन है, ठीक है। स्ट्रेन तुमको पता Yes. है कि हाँ मेरा ये इतना ना डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ आया, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये तुमको स्ट्रेन पता है तुमको, ठीक है। अब तुम इससे तुम निकालते हो कि उसमें स्ट्रेस क्या आया। अब वो स्ट्रेस तुम कैसे निकालते हो, तुम उसमें न्यूटन्स का लॉ लगाते हो। क्या न्यूटन्स लॉ कहता है कि नहीं, कि हाँ भाई जो भी तुम बॉडी यूज कर रहे हो वो बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। तो तुम क्या करते हो, तुम स्पेसिमेन में कहते हो कि हाँ भाई हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स असल में तुम्हारा वो उस फोर्स के चलते जनरेट नहीं हो रहा, उस स्ट्रेन के चलते वो जनरेट हो रहा है उसके अंदर में। स्ट्रेस जब भी जनरेट होगा किसी बॉडी के अंदर से जनरेट होता है। हम पिछला क्लास में भी ये बताए थे कि स्ट्रेस हमेशा अंदर से जनरेट होता है, बाहर से स्ट्रेस नहीं आता है। बाहर से फोर्स लगता है, बाहर से तुम कुछ स्ट्रेन लगा सकते हो, मगर असल में जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो तुम्हारे अंदर से जनरेट होगा, किसी भी बॉडी के अंदर से जनरेट होता है। तो यहाँ भी जो तुमको न्यूटन कहना चाह रहा है कि जो तुम न्यूटन कहना चाह रहे हो, न्यूटन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो स्ट्रेस होगा किसी भी फ्लूइड के एलिमेंट पे, या जो फ्लूइड में जो तुम्हारा शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी बाई डी वाई के, ठीक है। इसको तुम जैसे जैसे आगे जाओगे तुमको पता चलेगा कि ये कहाँ पर क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। अब जो फ्लूइड न्यूटन के लॉ को ओबे करता है उसको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। जो भी फ्लूइड ओबे करेगा न्यूटन के सिद्धांत को, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वाई डी वाई को, उसको कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो इसको ओबे नहीं करेगा उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक और सिंपल सी बात है कि न्यूटन, यहाँ पर मेरा पावर पॉइंट नहीं क्या चल रहा है एकदम, रुको जिनको शेयर करने दो पावर पॉइंट, न्यू शेयर मल्टीपल। पावर पॉइंट खुला है सर, लेकिन पीडीएफ पे लेके ड्राइंग टूल। सर फाइल में देख करके न्यू लेने का कोशिश करिए ना। देखो तो आया क्या? हाँ सर आ गया। आ गया ना, ठीक है। हाँ 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 सर आ गया, अब आया सर। ठीक है, यहाँ पे देख पॉइंट ऑप्शन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है आरू कितना दिया, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को समझो, ये तुम्हारा सॉलिड सरफेस है, ठीक है।
ये तुम्हारा सॉलिड सरफेस, ठीक है। अब कोई भी चीज के जिसके कांटेक्ट में फ्लूइड रहेगा, यहाँ यानी कि तुम यहाँ पर थोड़ा इसको एग्जांपल, एक और सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। ये नदी है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, मान लो कि एक रिवर है, ठीक है, इसके इधर एक किनारा है, इधर एक किनारा है। अब तुम हमको ये बताओ कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ज्यादा जो वेलोसिटी होगा पानी का, वो कहाँ पर होगा? बीच में, सबसे बीच में ज्यादा होगा। बीच में होगा सर। यहाँ पे जो किनारा पे जो रहेगा, जो सबसे कॉर्नर एज रहेगा रिवर का, यानी कि जहां पर तट रहता है, वहां पर पानी क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, आइडियलाइज कर सकते हैं, होता नहीं है पर हम समझ सकते हैं कि हो सकता है। यहाँ पर आइडियलाइज करना है, ठीक है, ठीक है ना? हाँ। तो अब ये क्या है? ये एक सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही एक केस है कि ये एक सॉलिड बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री है। यहाँ पर इस सॉलिड बाउंड्री में जो फ्लो हो रहा है, मेरा फ्लो का डायरेक्शन ये है, यहां पर मेरा वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। सॉरी, इस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस चेंज कर रहा है, और ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, डी का डायरेक्शन है। अब यहां पर तुम्हारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा वेलोसिटी u है, और यहां पर तुम्हारा वेलोसिटी क्या हुआ? u प्लस du हो गया, और ये दोनों के बीच का दूरी कितना था? dy से ये दूरी चेंज किया। फिर से समझना, यहां पर तुम्हारा एक सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस के एक्स एक्सिस में तुम्हारा वेलोसिटी है, यहां पर तुम्हारा चेंज ऑफ वेलोसिटी दिखा रहा है, और इसके वाई एक्सिस में तुम्हारा डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, वाई एक्सिस में तुम्हारा डिस्टेंस दिखाए। वाई एक्सिस में तुम्हारा डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा फ्लूइड का मोशन हो रहा है, ये तुम्हारा फ्लूइड का पाथ है, यहां पर फ्लूइड का वेलोसिटी 0 है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस y पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो u है। फिर एक पर्टिकुलर dy डिस्टेंस पे तुम्हारा जो वेलोसिटी आया है वो u प्लस du है। तो तुम्हारा जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है, वो कहता है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du बाई dy। इसका कहने का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर तुम्हारा जब ये एलिमेंट du बाई dy क्या दिखाता है? ये चीज दिखाता है, ये एरिया दिखा रहा है ना, ये एरिया जिसको हम डार्क किए हैं, ये जो एरिया है ये दिखा रहा तुम्हारा du बाई dy। तो तुम्हारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि अगर तुम्हारा ये एरिया, जिसको कि अगर हम यहाँ पर अगर हम बड़ा थोड़ा सा करके दिखाना चाहें, तो ये जो एरिया है, ये जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा फ्लूइड पे, ये दिखाना रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको तुम बोलोगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो तुमको आगे इसका समझ में आएगा जैसे जैसे तुम आगे टॉपिक पढ़ोगे। अब हम फिर वापस अपने उस पॉइंट पे आते हैं। अब जो फ्लूइड इसको लॉ को फॉलो करता है उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, जो इसको नहीं फॉलो करता है उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड दो तरह का होता है जनरली, ये होता है वाटर और एयर, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है जिसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड लेते हैं, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन आता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा,
लिक्विड के केस में क्या होता है, यानी कि लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो विस्कोसिटी है वो घट जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसमें जो विस्कोसिटी होता है उसका प्रमुख कारण होता है कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कोहेजन कहते हैं। ठीक है, कोहेजन और एडेशन में फर्क ये होता है कि कोहेजन में क्या होता है, सिमिलर मॉलिक्यूल को, होमोजेनस मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है, और एडेशन में क्या होता है, एडेशन में दो हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है। एडेशन का एग्जांपल क्या है, फेविकॉल। फेविकॉल का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, दो अलग अलग चीज को चिपकाने के लिए काम करते हैं। कोहेजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो कोहेजन होता है वो तुम्हारा क्ले में होता है। मट्टी को देखते नहीं हो, गंगा जी का मट्टी को, कि वो आपस में चिपका हुआ रहता है, तो वो चिपकना क्यों है, क्योंकि उसके हर एक पार्टिकल में कोहेजन है। ठीक है, वही चीज तुम्हारा यहाँ भी लागू होता है। जो तुम्हारा लिक्विड होता है, लिक्विड में तुम्हारे कोहेजन के कारण, अब कोहेजन को तुम एक और एग्जाम्पल, एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अलग कर सकते हो क्या? हेलो, कर सकते हो क्या? नो सर। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ कोहेसिवली जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक कोहेजन फोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी चिपका हुआ है। ठीक है, पानी कभी जब तुम बर्तन वगैरह तुम पानी पीते हो तो देखते हो उसके ग्लास पे कुछ पानी का मॉलिक्यूल चिपका रहता है। वो क्यों हो रहा है? जी सर। तो जो मॉलिक्यूल एडिशन के कारण, तो वो एडेशन है। वो सर मॉलिक्यूल तो नहीं होता सर, वाटर ड्रॉप में होता है सर मॉलिक्यूल। तो जो ग्लास पे चिपका है वो एडेशन का है, ठीक है ना, वो उसका एडेशन है। ठीक है, यानी कि वो एडेसिव दिखा रहा है, मगर उसके एक दूसरे पार्टिकल के साथ जो जुड़ा हुआ है ना वो उसका कोहेजन है। समझो इस चीज को, ग्लास के संग पानी का जुड़ना एडेशन है, ठीक है ना, पर वो जुड़ किस कारण से रहा है, वो है कोहेजन के कारण। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से एक बार बोलिए सर, क्या बोले? ग्लास पे जो जुड़ा है पानी, ग्लास पे जो पानी जुड़ा है वो उसका एडेसिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है पानी का, मगर जो पानी का दो मॉलिक्यूल आपस में जो जुड़ा हुआ है वो है कोहेजन के कारण। यस सर, समझ गए। देखो एडेशन क्या, सरफेस टेंशन में कुछ है क्या, मतलब रिलेशन में से? देखो ग्लास में क्या हो, देखो एडेशन क्या होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को चिपकाने के लिए जब हम लोग कोई चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो एडेशन होता है। ठीक है, अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स को अगर कोई चीज बाइंड करके आपस में रखा हुआ तो उसको कोहेजन कहते हैं। सिंपल सा भी यहाँ पे ये समझो। अब लिक्विड के केस में क्या होता है, क्योंकि लिक्विड में जो तुम्हारा जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी जो होता है लिक्विड में, वो ज्यादातर वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण ही होता है। इसी कारण से जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है ना तो विस्कोसिटी लिक्विड के केस में घटना शुरू हो जाता है। यानी कि तुम्हारा अगर जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वो आसानी से और फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे पानी का फ्लो में कमी आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि पानी का अगर वाटर का टेम्परेचर, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इसको थंब ऑफ रूल मत मान लेना। वाटर का पानी अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बह रहा है, ठीक है ना, ये सिर्फ बस एक एग्जाम्पल के लिए समझाया जा रहा है। तो अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो हो सकता है वो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बहना शुरू कर दे, क्योंकि ठीक है, यानी फ्लो में उसकी स्पीड आ जाए, यानी उसके मोशन को कोई चीज रिटार्ड नहीं कर रहा है, ये चीज होता है। अब जब तुम गैसेस के केस में आओगे तो जो तुम्हारा जो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो तुम्हारा विस्कोसिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गैसेस में जो तुम्हारा विस्कोसिटी होता है वो प्राइमरीली होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को मोमेंट से टकरा रहा है, उसके कारण से वहां पर वो विस्कोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, गैसेस के केस में जो तुम्हारा विस्कोसिटी होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। इसी कारण से जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो तुम्हारा विस्कोसिटी बढ़ता है गैस के केस में। लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो तुम्हारा विस्कोसिटी रहता है वो कोहेजन के कारण होता है, और
जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तुम्हारा विस्कोसिटी घटता है लिक्विड के केस में। अब दो इक्वेशन है, ये दोनों देख लेना। टाइप्स ऑफ लिक्विड कितना तरह का होता है? लिक्विड होता है 5 तरह का। सर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं समझ आया। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ एक गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके टकराना, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब जैसे तुम एक टेम्परेचर बढ़ाती हो तो गैस का मॉलिक्यूल में क्या होगा? एक्साइट होगा। गैस का मॉलिक्यूल, इसको तुमको समझाने के लिए स्लाइड दिख रहा है, देखो तो स्लाइड दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा, थोड़ा हटाओ ये बोल। मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, ठीक है ना। इस बॉक्स में तुम कुछ मॉलिक्यूल्स रख दिए गैस का। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का मॉलिक्यूल में क्या होगा? ज्यादा वाइब्रेशंस होगा, ठीक है। ज्यादा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा टकराएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल और एक सिंपल से देते हैं। मान लो कि एक रूम में तुम लोग 10 दोस्त हो, ठीक है ना। तुम लोग 10 दोस्त हो, अगर रूम का तापमान गिरा देंगे तो तुम लोग बगल में बैठोगे या दूर दूर जाके बैठोगे? बगल में बैठे। हाँ, एक दूसरे से सट के बैठोगे ठंडा में। देखिए कोई बोला दूर दूर। हाँ, बगल बगल में बैठोगे। बोल दी दूर। और अगर बाई चांस हम तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा दे, मान लो कि रूम में हम 80 डिग्री कर दे, तो क्या करोगे? दोनों सब एक दूसरे से भिड़ोगे, भागम भाग कर दोगे, ठीक है। बहुत दूर दूर तक। और रूम में अगर आगे लगा दे तो क्या करोगे? सब एक दूसरे से टकराओगे, टकराओगे ना जी, धुआं के कारण। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाके टकरा रहा है। अब वो टकराने के कारण में क्या कर रहा है? वो उसका विस्कोसिटी बढ़ा देता है, ठीक है ना। यानी उसको फ्लो का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बढ़ा देता है। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी दिखाता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, दिखाता है मोशन के। अब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा टकरा रहा है, उसके बीच के उसके पाथ को इंटरफेयर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो उसको एक तरह से उसको अवरोध पैदा कर रहा है। किस चीज के लिए? फ्लो होने के लिए। समझ में आया बात? यस सर। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के अगर पाथ को क्रॉस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो उसके फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या था? पहले था कि टेम्परेचर कम था तो कोई किसी को रोक टोक नहीं कर रहा था। अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ा दियो तो अब गैस का मॉलिक्यूल्स में इतना वाइब्रेशन हो रहा है कि वो जो फ्लो होना चाहिए था गैस के मॉलिक्यूल्स का, यानी कि जो रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए था, वो रेजिस्टेंस अब ऑफर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही मोशन हो रहा है कोई दूसरा पार्टिकल आके उसके पाथ को रोक दे रहा है, ठीक है। इस कारण से होता है। यानी मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या? एक दूसरे से टकराने की प्रक्रिया है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का 5 प्रकार होता है। एक होता है आइडियल फ्लूइड, होता है रियल फ्लूइड, होता है न्यूटोनियन, होता है नॉन न्यूटोनियन, होता है आइडियल, रियल, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन और आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक नहीं जानते। आइडियल प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब होता है कि तुम्हारा प्लास्टिक का कहने का मतलब क्या जी है? प्लास्टिक से क्या समझते हो? प्लास्टिक दिस इज द पॉलीमर। सर प्लास्टिक से जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है वही। जिसमें नहीं होता है। प्लास्टिक वैसा मटेरियल को कह सकते हैं हम लोग जिसमें अगर एक बार जो डिफॉर्मेशन आ गया वो डिफॉर्मेशन हमेशा उसमें रहेगा, ठीक है। अब वही जो ये इलास्टिक नहीं जो होता। घर में जो प्लास्टिक लाते उससे मत कहना कि हाँ सब प्लास्टिक को लाके आगे फैला देते हैं फिर वापस वो अपनी जगह पे आता है, वो मत सोचना। वो बिल्कुल अलग मटेरियल है। प्लास्टिक का मतलब होता है कि एक बार उसमें कोई डिफॉर्मेशन आ गया या एक बार उसमें कोई विकृति आ गई, वो विकृति हमेशा रहेगी, ठीक है। समझ में आया? क्या होना चाहिए? समझ में आया? तो आइडियल प्लास्टिक आइडियल प्लास्टिक मतलब होता है कि तुम्हारा कुछ, देखो आइडियल प्लास्टिक का मतलब तुमको समझाते हैं यहाँ पे क्या होता है। सर फ्लूइड से कैसे समझेंगे सर? वो सब करके समझाइए ना सर, एग्जांपल लेके। फ्लूइड के केस में तुमको समझाते हैं आइडियल प्लास्टिक किसको कहते हो कि इसको कैसे तुमको समझा, वही सोच रहे तुमको हम कैसे समझाएं इसको हम। सर जैसे ही आइडियल होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी को जो फॉलो करे वो उसी टाइप में बता दीजिए ना।
वही सोच रहे तुमको एग्जाम्पल ही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्पल ही तुम्हारे लिए सोच रहे थे। हाँ सर, हाँ सर, अरे सर को सोचने दो ना अर्षित। देखो तुम एक काम करते हैं, देखो सब शुरू से समझाते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड एक सैद्धांतिक फ्लूइड है। सैद्धांतिक फ्लूइड मतलब क्या? ऐसा, ये हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में। अब आइडियल स्टूडेंट का, आइडियल टीचर का, आइडियल बॉयफ्रेंड का और आइडियल गर्लफ्रेंड का एक छवि बनता है, वो कभी मिलता तो है नहीं जीवन में, कभी नहीं मिलता नहीं। वैसे ही एक आइडियल फ्लूइड भी है। आइडियल फ्लूइड क्या है? आइडियल फ्लूइड का सिद्धांत ये कहता है कि वो कभी इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, वो कभी कंप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई तरह का विस्कोसिटी नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें जो शियर जो सरफेस टेंशन है वो जीरो होगा। ये सब आइडियल फ्लूइड का केस है, मगर आइडियल फ्लूइड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइडियल फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है? अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, जिसको तुम कभी कंप्रेस नहीं कर सकते हो, वैसा फ्लूइड जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं हो, वो उन दो, जो जिस फ्लूइड में ये दो प्रॉपर्टी होगा उसको आइडियल फ्लूइड। अब ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो कि कंप्रेस नहीं हो सकता है? वाटर भी है, वो भी कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड एक हाइपोथेटिकल केस है। आइडियल, हाँ सर तब तो आइडियल फ्लूइड को वर्चुअल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। क्या चीज? हाँ वर्चुअल फ्लूइड है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ओह अच्छा, थैंक यू। अब क्या होता है, देखो ये आइडियल वाटर कंप्रेसिबल है, वाटर कंप्रेसिबल है, वाटर इज कंप्रेसिबल हायर प्रेशर, पर उसका जो कंप्रेशन होता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है या इतना कम मात्रा में होता है। वाटर हमेशा कंप्रेस हो सकता है, वाटर कंप्रेसिबल होता है। फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है। अरे खाली कंप्रेसिबल ही नहीं, सरफेस टेंशन भी देखा जाता है भाई। अब देखो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, देखो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कोसिटी। एक आइडियल फ्लूइड में क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा और उसका विस्कोसिटी नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होता है? उसमें सरफेस टेंशन नहीं होगा। उसमें सरफेस टेंशन मतलब क्या है? जो उसके जो सतह पे जो एक तरह का जो तनाव होता है वो नहीं होगा। अब आइडियल फ्लूइड कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका कारण है क्योंकि वाटर भी तुम्हारा कंप्रेसिबल है। अब वाटर जिस टेम्परेचर पे या जिस प्रेशर पे जाके कंप्रेस होता है वो कंप्रेशन बहुत माइन्यूट रहता है। अब हर चीज को तुम आंखों से देख पाओ ये संभव नहीं है, पर हाँ वाटर भी कंप्रेसिबल है। तुम ये कहो कि वाटर इनकम्प्रेसिबल है, नहीं। पर क्या होता है कि अगर वाटर को अगर हम लोग कंप्रेसिबल लेके अगर हम लोग कैलकुलेशन करने जाएंगे, हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एजम्पशन करते हैं। अब तुम बताओगे हमको एक चीज, हम तुमको बताओ, तुम लोग शुरू से जब मैथ पढ़ते हो हमेशा तुम लोग लेट लेके कुछ काम करते हो। लेट एक्स इज इक्वल्स टू इतना, लेट वाई इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि 100 रुपए का मैंने सामान खरीदा, उस पर 20 रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया, 120 में माल को बेचा। ये सब मानते हो ना? ये मानते क्यों हो? चीजों को सिंपल करने के लिए। समझ में आ रहा बात? अगर तुम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ो, कोई भी तुम सब्जेक्ट पढ़ लो साइंस का, हर साइंस का सब्जेक्ट मानने में उस पे एक कुछ उसका अजम्पशंस रहता है। अजम्पशंस कहने का मतलब कि उसमें कुछ हम लोग लिमिटेशंस लगाते हैं। कोई भी साइंस का टॉपिक बिना लिमिटेशंस के हम लोग नहीं पढ़ सकते। अगर तुम बिना लिमिटेशंस या बिना बाउंड्री कंडीशंस के तुम पढ़ोगे अगर कोई भी साइंस के सब्जेक्ट को, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि तुमको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, उस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग कुछ चीज जनरलाइज कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर तुम्हारा वाटर अगर थोड़ा कंप्रेस भी हो जाता है, उससे फर्क क्या पड़ना है? उससे उतना फर्क नहीं पड़ना है। अब कोई अगर समुद्र से अगर 1 लोटा पानी निकालेगा तो उससे समुद्र को फर्क पड़ेगा? बोलो। यस सर। फर्क पड़ेगा समुद्र को? नो सर। नो सर। नहीं ना। अब मान लो कि तुम्हारा अगर 1 मीटर क्यूब में 100 किलो पानी है, ठीक है ना। अब तुम उस पर मैक्सिमम प्रेशर लगा के तुम उस पर उसको कंप्रेस किए और 1 मीटर क्यूब में वो तुम्हारा 0.001 मीटर क्यूब वो कंप्रेस हो गया, तो कितना फर्क पड़ा तुमको? बहुत कम। तो तुम उसको काउंट करोगे? अब उस चीज के लिए, अब उस चीज को काउंट करने के लिए तुमको क्या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन करना पड़ेगा। तब तुम उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए तुम क्या करते हो? उसको तुम अप्रोक्सीमेट लेते हो।
हर एक इंजीनियरिंग का तुम कोई भी सवाल बनाओगे, कोई भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, वो सारा का सारा सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। तुम बांध बनाओ, तुम पाइप बनाओ, तुम क्या बोलते हैं सीवर सिस्टम डिजाइन करो, तुम घर का नाला डिजाइन करो, सेप्टिक टैंक, सब चीज अजम्पशन पे होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, यही बात याद रखना। परफेक्शन पे अगर तुम जाओगे तो तुम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हमेशा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में होता है, तो कुछ एजम्पशंस करते हैं हम लोग। अब ये भी नहीं कि एकदम अप्रोक्सीमेट बना देंगे कि हाँ कि कुछ जो मना है वो बना दे, जरूरत पड़ेगा हमको 100 चीज का तो हम 20 चीज के लिए डिजाइन करें, ऐसा भी नहीं। पर हाँ, हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि नियर टू द हमारा सही रहे। आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी नहीं कर सकता एग्जिस्ट, क्योंकि कोई ऐसा फ्लूइड होता ही नहीं जो कि इनकम्प्रेस हो। अभी तक तो नहीं है साइंस की नजर में, आगे आ जाए कोई पता नहीं, ठीक है। जब आए तो सर उसका कढ़ाई में डाला है सर टॉपिक में, ठीक है। तो अभी फिलहाल आइडियल फ्लूइड एक हाइपोथेटिकल चीज है, आगे अगर आ गया तो हम भी क्या बोलते हैं, मुझको ही पता चल जाएगा, तुमको ही पता चल जाएगा। फिलहाल अभी नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अजम्पशंस पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होता है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है रियल फ्लूइड में, अ फ्लूइड व्हिच पोजेसेस विस्कोसिटी, एक फ्लूइड जिसमें कि विस्कोसिटी होगा उसको हम लोग रियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। जितना भी फ्लूइड पार्टिकल है एक्चुअल प्रैक्टिस में उसको रियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जो भी एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग रियल फ्लूइड कहते हैं। अब आते हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड पे। एक न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड एक रियल फ्लूइड है। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक रियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड नहीं है। यानी न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात? सब ऑनलाइन हो ना जी? हाँ सर। जी सर। हाँ ठीक है। रियल फ्लूइड क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड तुम्हारा एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये क्या होता है, ये एक रियल फ्लूइड है। रियल फ्लूइड मतलब कि ये मौजूद है। इसमें क्या होगा, इसमें एक कुछ शियर स्ट्रेस होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के या वेलोसिटी ग्रेडियंट के, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। तो सिंपल सा सिद्धांत है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड एक ऐसा रियल फ्लूइड है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि द रेट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि जो शियर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी एक रियल फ्लूइड है, ये भी एक नेचर में एग्जिस्ट करने वाला फ्लूइड है, ठीक है ना। अब ये भी जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाला फ्लूइड है और ये भी रियल फ्लूइड है। इसमें क्या होता है, पर ये न्यूटन के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। अब न्यूटन का सिद्धांत क्या कहता है, न्यूटन का सिद्धांत कहता है कि अगर आप शियर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो आपका, सॉरी, अगर आप शियर स्ट्रेन को बढ़ाएंगे तब आपका शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, ठीक है ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को। पर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इस चीज को फॉलो ही नहीं करता। इसका एग्जांपल हम तुमको देते हैं, बेंटोनाइट क्ले होता है, ठीक है ना। जहां पर ड्रिलिंग होता है ना, जिस जगह पे, उस ड्रिलिंग की जगह पे एक तरह का क्ले इस्तेमाल करते हैं या एक तरह का स्लरी इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले क्या होता है, वो कभी भी न्यूटन के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। तुम्हारे घर में जो ब्रश करने के लिए जो तुम इस्तेमाल करते हो ना टूथपेस्ट, वो भी न्यूटन के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। प्रिंटर का जो इंक होता है, जो हम लोग प्रिंटर में जो इंक इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम लोग पेज प्रिंट करते हैं, वो भी न्यूटन के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। न्यूटन के सिद्धांत क्या कहता है, न्यूटन का सिद्धांत कहता है कि तुम्हारा जब भी, न्यूटन का सिद्धांत कहता है कि तुम्हारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। पर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है उसी को फॉलो नहीं करता। एक और एग्जांपल क्या है, स्टार्च का सॉल्यूशन, माड़ जानते हो, माड़, चावल खाने के बाद जो माड़ का पानी निकलता है ना, वो स्टार्च ही होता है ना जी। हाँ सर, हाँ। वो स्टार्च है ना, वो कभी न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों? इसको करता है बोले सर। हाँ, वो अपना ही उसका एक अलग बिहेवियर रहता है, उसको हम लोग डायलेटेंट, उसको हम डायलेटेंट फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जो स्टार्च रहता है उसको हम लोग कहते हैं डायलेटेंट, DILATANT, डायलेटेंट फ्लूइड कहते हैं, ठीक है।
लड़की लोग जो लिपस्टिक लगाती है वो भी न्यूटन के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। प्रिंटर का जो इंक होता है, प्रिंटर का जो इंक होता है वो भी न्यूटन के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। तो ये क्या है? ये सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये अलग अलग तरह के होते हैं। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तुमको 5 तरह का होता है, ठीक है। नॉन न्यूटन, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, अगले क्लास में पढ़ाएंगे। सर ये सब कौन बुक में है सर? हाँ, ये तुम्हारा बेसिक बुक है जो तुम्हारे काम में आएगा। वो जो है वो अलग बुक में आता है, वो हायर स्टडीज के लिए आता है। वो शायद तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस के लिए नहीं है। हम सिर्फ तुमको एग्जांपल के लिए बताए हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होगा जो कि न्यूटन के सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या है? लड़की लोग जो लिपस्टिक लगाती है वो, प्रिंटर का जो इंक होता है वो, उसके बाद बेंटोनाइट का स्लरी और स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है। अब एक सवाल है कि अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक प्लेट का, ठीक है, ये सवाल, इसको बना लेना। अगर कोई बन गया सर? बन गया या इसको बताना पड़ेगा? ना हो गया सर, बस ये दिखा दीजिए नहीं पॉइज को 10 से डिवाइड का किया है। किसको? 1/3 म्यू को 10 से डिवाइड का किया है। वैल्यू ऑफ म्यू तुम्हारा पॉइज में दिया हुआ है। नहीं इसको 10 से डिवाइड तब काहे कर दिया? अरे तो 10 कन्वर्ट किसमें किया? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। अभी हम तुमको आगे क्या बताए थे? अभी हम तुमको बताए थे आगे। सर आप 0.1 लेके बताए थे सर, 0.1 लेके बताए थे, 1/10 करके बताते तो क्लियर हो जाता। एक बटा 10 डेका पॉइंट से करना, एक बटा समझ 10 गए, और 0.1 में क्या फर्क है जी? वो तो है सर, वही बता रहे थे सर। अब तुम इंजीनियरिंग में आगे तुमको हम ये भी बताएंगे, बताओ। नहीं सर, गलत बात है सर। अब इंजीनियरिंग में आ गए हो, ये भी बताएंगे तुमको। सर हम लोग क्या समझते हैं? देखो ये सब सवाल है, पहले ये सब बना लेना। अगर किसी को दिक्कत हो तुमको हमसे पूछ लेना। इसमें एक सवाल है, डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लेट है तुमको, ये नीचे में एक फिक्स प्लेट है, इसके ऊपर क्या है? एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा प्लेट है, इस प्लेट को इसके अंदर मूव कराना है, ठीक है। एक पतला शीट है, उस पतले शीट को इस फ्लूइड के अंदर में मूव करना है, ठीक है। उस फ्लूइड को मूव करने के लिए पहले जो फोर्स लगाया गया, जो क्या बोलते हैं स्पीड था, यू था, वो तो तुमको 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस प्लेट के ऊपर वाले प्लेट के बीच में और इस फिक्स प्लेट के बीच की दूरी तुमको दिया हुआ है 0.025 mm दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा गया है कि तुम्हारा इस फ्लूइड का विस्कोसिटी क्या है? इन दोनों प्लेट के बीच में जो लिक्विड है उसका विस्कोसिटी क्या है? तुमको दूरी दिया हुआ है इस प्लेट के बीच में और इस प्लेट के बीच का दूरी दिया हुआ है, वो है तुमको कितना? 0.025। इसको तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे। 1 मीटर में कितना mm होता है? 10⁻3। ठीक है, वो तुम इसको कन्वर्ट कर लिए। ऊपर वाले प्लेट का वेलोसिटी कितना है? 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, नीचे वाला प्लेट का तुम्हारा वेलोसिटी कितना है? फिक्स्ड है वो नीचे वाला। वेलोसिटी कितना है उसका? 0। तुम्हारा du कितना हो गया? du 60 हो गया। 60 हो गया, 0.60 मीटर पर। ठीक है, ये तुम्हारा सही है। अब ऊपर वाले प्लेट में तुम फोर्स कितना लगा रहे थे? यहाँ पर दिया हुआ है 2 न्यूटन पर मीटर एरिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? ये फोर्स तुम्हारा क्या है? शियर स्ट्रेस है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो आप पिछला में तो बताए थे कि स्ट्रेस तो अंदर से हम लोग लगाते हैं, स्ट्रेस तो इंटरनल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये क्या है? दिया पूछो। रिक्वायर्स है ना सर, वहाँ दिया हुआ है रिक्वायर्स, लगता है समझ लेंगे, ठीक है। वहां हम लोग को पीछे क्या बताए थे कि जो तुम्हारा शियर स्ट्रेस है वो इंटरनली जनरेट होता है, ठीक है ना, ये जनरेट होता है। अब तुम यहाँ पर तुम बोलोगे सर यहाँ तो हम फोर्स लगा रहे हैं। आप पिछला बार बताए थे कि सर क्या बोलते हैं कि शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो स्ट्रेस तो अंदर से जनरेट होता है, तो यहाँ तो हम फोर्स लगा रहे हैं जैसा पिछला बार रिक्वायर्स लिखा हुआ है। कोई डाउट नहीं ना? रिक्वायर्स मतलब ना डाउट नहीं है सर, बढ़िया। ठीक है,
तो तुमको कितना जरूरत पड़ता है, तुमको फोर्स का 2 न्यूटन फोर्स का तुमको जरूरत पड़ता है। अब तुम्हारा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई है, ठीक है। टाउ तुम यहां से ले लिए हो, डी बाई डी वाई तुमको पता है, जो तुम कैलकुलेट कर लोगे। डी तुमको 0.6 है, डी वाई तुमको पता है। अब तुम क्या इसको आगे तुम देख लो क्या है, कैलकुलेशन करोगे 8.33 आएगा। सर एक चीज बस पूछना है इसमें सर, बस एक चीज। हाँ बताओ सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए ना। हाँ सर, ये तो हमको y डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको dy कैसे लिख दिया? ये रेट थोड़ी दिया हुआ है डिस्टेंस का, ये तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। अ प्लेट 0.05 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट। तो सर रेट ने ना दिया हुआ है जो dy ले लिया आपने मन से, ये तो गलत बनाया हुआ लग रहा है। dy तुमको क्या दिखाता है? dy तुमको रेट थोड़ी दिखाता है सर। रेटे तो दिखाता है सर डिस्टेंस का। डी लग गया तो मतलब रेट सर। डी लग गया तो रेट। तो चलो एक बात हमको बताओ, ठीक है तो चलो dy कंफर्म हो ना, dy रेट दिखाता है। सर देखिए dy को हम du के साथ लिए हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ग्रेडियंट आप बोले ना दिखा। मैं एक बात समझाओ पहले हमको। बोलिए ना सर। कि तुम बोल रहे हो कि dy तुम्हारा क्या है कि रेट दिखा रहा है, ठीक है। रेट होता क्या है? रेट है इनिशियल किस दर से चेंज हो रहा है? चेंज बस किस दर से चेंज हो रहा है? चेंज रेट तुम्हारा होता है किस दर से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। दर दिखाता है, सिर्फ चेंज को हम लोग चेंज अलग हो गया और किस दर से चेंज करना अलग चीज हो गया। ठीक है तो चेंज ही ले लीजिए। तो तुम्हारा ये जो दिखा रहा है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, dy दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है कि इतना दूरी है dy। तुम यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे देखो, तुम फिर तुम लोग कंफ्यूज मत करना जी। दिखा रहा है सर। बता रहे यहाँ तुम देखो, तुम इस पे देखो, इस फिगर में देखो, उस फिगर को इस फिगर पे सुपर इम्पोज करने का कोशिश करो। पिछला फिगर में तुम्हारा यहाँ पर ये क्या है, प्लेट फिक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी दिखा रहा है, यहाँ पे तुमको एक फोर्स दिया हुआ है कि यहाँ पे इतना मेरा फोर्स लग रहा है। यहाँ पर तुम इस केस में तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर y नोन, यहाँ पर ये u नोन है, यहाँ पर ये u नोन है, और वहां की जो चीज यहाँ पर तुम्हारा u है, वहां पर वो चीज तुम्हारा u इक्वल्स टू 0 दिखा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन अगर तुम यहाँ पर सुपर इम्पोज करोगे तो तुम्हारा प्लेट यहाँ पर आ गया, इस रेफरेंस पे आ गया, इस रेफरेंस पे प्लेट आ गया, बस फर्क कुछ नहीं है। प्लेट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, फर्क क्या किया? समझ में आ रहा है? आप समझे, मतलब कि अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर उठे हैं तो चेंज कितना हुआ है। हाँ ये तुम्हारा चेंज, यही ना सर कहने का मतलब तुम्हारा रेट थोड़ी दिखा रहा है तुम्हारा ये। अच्छा, जब तुम इसको डिवाइड कर देते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि तुम मान लो कि 4 मीटर पे था तुम्हारा कोई चीज, मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा 4 मीटर है, ये पॉइंट तुम्हारा 4 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर, ये है 4.1 मीटर, ठीक है। यहाँ का दूरी 4.1 मीटर, तो तुम्हारा ये जो डी है ये कितना होगा, 0.1 मीटर होगा। डी तो 0.1 मीटर होगा ना जी सर। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 0.1 मीटर के लिए तुम्हारा कितना वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होगा। अच्छा सर, अच्छा मतलब 4 से ऊपर उठे तब उसके हिसाब से लिया गया ना सर। उस रेट को दिखा रहा है। हम तुमको पिछला बार भी बताया है कि तुम्हारा ये स्लोप दिखा रहा है। ये स्लोप किस चीज का? अच्छा, इस पार्ट का, देखो इस पार्ट का स्लोप दिखा रहा है। हाँ सर, हाँ सर। तुम इसको समझ रहे हो कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हाँ इस बार समझ गया। मतलब सर अगर मेरा देखो यहाँ समझो पहले, सिटी में चेंज हुआ है तो उसी का चेंज लिया है ना सर। ये जो तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, ये जो तुम्हारा दिखा रहा है du by dy, ये तुमको ये चीज दिखा रहा है, ये एरिया दिखा रहा है, ये एरिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हुआ तुम्हारा du, हाँ सर। ये तुम्हारा हुआ du, ये हुआ तुम्हारा dy। तो यानी कि ये चीज दिखा रहा है, इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप
थीटा ये जो कर्व है इसका जो स्लोप है, ये थीटा स्लोप थीटा दिखा रहा है तुमको। आई समझ में बात? हाँ सर, अब इस बार आ गया। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। तुम्हारा जो du नो बाई सर। तुम्हारा जो du बाई dy टर्म है वो तुम्हारा ये दिखा रहा है, ये भाग कि ये क्या स्लोप है। अब जैसे जैसे तुम्हारा ये स्लोप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, शियर स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये स्लोप घटते जाएगा शियर स्ट्रेस कम होते जाएगा, जैसे जैसे ये स्लोप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे शियर स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर। अनिकेत कोई डाउट नहीं ना? अनिकेत कोई डाउट है? हाँ बोलो। बहुत पड़ता नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। राकिब तुमको सर को पूछो। कोई डाउट होगा, डाउट रहेगा तो क्वेश्चन को देख लेगा। नो डाउट सर। बोलो मले सौरभ। आगे बढ़े। जी सर। आरके बंसल सर का आज बुक की है? नहीं तो ना ही रहने दीजिए। आरके बंसल नहीं का सर, कोई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है आरके सर। बंसल का सुने, नाम सुने सर, बुक नहीं है, गरीब आदमी। ठीक है, तुम लोग सब गरीब लोग कम पीडीएफ भेज देना। ओके जी सर, सर, थैंक यू। आप ही तो हैं सर हम लोग क्या मेरी टीचर। तुम्हारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पता है कैसा सर? आता तुम लोग के पास है? पता है नहीं सर, सर। अभी तक में सबसे ज्यादा सर अभी तो नहीं है, लग- डाउनलोड करेंगे तो भेज देंगे सर। भेज देना, जो सिलेबस में जितना है उतना ही। एग्जाम ही नहीं हुआ था, क्वेश्चन कहाँ रहेगा? एग्जाम ही नहीं हुआ। आ जा रहा है। इसके पहले तो एग्जाम हुआ होगा ना? क्या वो भी एग्जाम नहीं हुआ था? सर फ्लूइड मैकेनिक्स का सर इतना 14 न्यूमेरिकल है सर। 20-22 तो न्यूमेरिकल है जी। बाप रे सर। गेट क्वालिफाई करना कर सकते। सर ये क्या कहता है, ये सर विस्कोसिटी को ईटा से भी डिनोट करते हैं क्या? एन वाला से सर, बहुत बुक में उस तरह भी है। अब अलग अलग बुक अलग अलग यूज कर सकता है। हम वो बुक पढ़े नहीं तो हमको पता नहीं, हम तो एक ही बुक पढ़ते हैं आरके बंसल का, हमको इसके बारे में पता है। आरके बंसल का बहुत अच्छा बुक होता है सर, बहुत देखा सिंपल है? लैंग्वेज होता है सर। बुक सब देखा बढ़िया है? होता है, तुम बुक देखा जिसको है? तुमको समझ में आए तुम वो पढ़ो, ठीक है। राकिब बुक खरीद लो। हो गया, आज का क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। अगला क्लास में ओके हम लोग सर, थैंक थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या अंतर है सर? थर्मो क्या सर बोल रहे डिफॉर्मेशन और कंप्रेसिबल में क्या अंतर है सर? डिफॉर्मेशन और कंप्रेसिबल में क्या अंतर है? चलो तुमको समझाते हैं डिफॉर्मेशन और कंप्रेसिबल में क्या अंतर है। डिफॉर्मेशन तुम किस संदर्भ में बोलना चाह रहे हो? फ्लूइड के संबंध, फ्लूइड में ही नहीं बोलेंगे सर। जैसे कैसे, तुम किस तरह से डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन तुम किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? सर वो तो आप ना बताइएगा सर, डिफॉर्मेशन क्या होता है सर, कंप्रेसिबल क्या होता है, वही तो डाउट है सर। डाउट ही है कि तुम्हारा डिफॉर्मेशन क्या होता है। कंप्रेस करना भी डिफॉर्मेशन है, ठीक है ना। इलोंगेट करना भी डिफॉर्मेशन है, दोनों ही डिफॉर्मेशन है। कंप्रेशन क्या, एक टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन है कि जिसको तुम डिफाइन कर सकते हो कि हाँ इसमें बॉडी श्रिंक कर रहा है। इलोंगेशन क्या होता है, एक्सपेंशन। पहले तुम ही बोल लो सर। सर दोनों कंडीशन में तो फोर्स ही ना लग रहा होगा सर। दोनों कंडीशन में फोर्स ही लग रहा है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, वो किसी बॉडी में चेंज दिखाता है कि उसके अपने ओरिजिनल, उसके अपने पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, ठीक है ना। या तो वो सकारात्मक आ सकता है या तो वो नकारात्मक आ सकता है। सकारात्मक क्या है कि बॉडी कंप्रेस, बॉडी एक्सपैंड कर गया यानी कि और फैल गया, ठीक है ना। वो सकारात्मक कि भाई बॉडी और फैल गया, कैसे फैल गया, उसमें डिफॉर्मेशन पॉजिटिव आया, ठीक है, एक्सपेंशन किया। कंप्रेशन हुआ कि हाँ भाई नकारात्मक आया, नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि बॉडी और श्रिंक कर गया। दोनों ही डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन होता है कि चेंज हो जाना,
बदलाव हो जाना, या कोई एक ऐसा स्थिति आ जाना जिसमें कि उसमें कोई क्या बोलते हैं उसको किस तरह से, ये एक बॉडी का ऐसा कंडीशन हो जाना कि जिसमें उसमें कोई परमानेंट उसमें क्या बोलते हैं बदलाव रह जाए, ठीक है ना। जैसे कि तुमको अगर बाय द वे कोई आदमी है, ठीक है ना, उसको कोई चोट लग गया तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया ना, उसमें वो अब वो हटेगा नहीं ना समय के साथ। और कोई आदमी में कुछ आया 2 मिनट के लिए आया, कोई चीज ऐसा हुआ कि जिसको उसके कंडीशन को चेंज कर दिया, कंप्रेस कर दिया। इसको एग्जांपल से तुमको हम फ्लूइड के एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर फ्लूइड का पानी का तापमान बढ़ाओगे, ठीक है ना, पानी का तापमान सॉरी वाटर को अगर पानी को ठंडा करोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। जब पानी एकदम ठंडा हो जाएगा आइस के केस में, उसमें क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगा, यानी उसमें एक्सपेंशन होगा। तो वो एक टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन है जिसमें कि आइस एक्सपैंड कर गया। मगर जब वो पानी बर्फ पिघल जाएगा तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। वॉल्यूम वाइज बोल रहे हैं, वॉल्यूम वाइज समझा रहे तुमको कि अगर पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का 2 फेज हो सकता है, ठीक है, 3 फेज में हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में वो तीनों ही केस में मिलता है। तो जब बर्फ रहता है तो बर्फ क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन है, यानी कि कंप्रेस्ड कंडीशन है, उसमें क्या है वॉल्यूम श्रिंक कर गया। मगर जो वाटर होता है वो एक एक्सपैंड कंडीशन है, उसमें वो फैला हुआ कंडीशन में रहता है। तो डिफॉर्मेशन स्टेट को दिखाता है, डिफॉर्मेशन एक तरह की विकृति को दिखाता है, और कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है, ये दोनों उसके टाइप है अंदर में। समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो और कोई चीज? नहीं सर। यस सर। न्यूमेरिकल तुम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लेंगे सर, भेज दीजिएगा, बना लेंगे जो दिक्कत होगा पूछ लेंगे। तुम नोट्स बनाते हो जी? नहीं सर। क्यों नहीं यस बनाते? सर अभी मैं यस सर, यस सर। सर डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। नहीं बनाते हो तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि तुम लोग अगर क्वेश्चन आंसर तुम लोग सही से लिखना सीखो जी। हम आंसर शीट देखे भी हैं तुम लोग में, तो बहुत लोगों का तुम लोग को देखते तुम लोग किस तरह से लिखते हो। आंसर सही से अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखो। ऐसे भी एवरेज मार्किंग होता है, जानते ही हो इस चीज को। तो कम से कम बढ़िया से लिखना सीखो आंसर को। अच्छे कंपटीशन में जाते हो या अच्छी जगह जाओगे कहीं पे compete करने के लिए, वहां पर तुम्हारा राइटिंग स्किल देखता है कि किस तरह से तुम लोग लिख पाते हो आंसर को। माइक्रो वगैरह तो करवा लेना, अंतिम में उसका कोई मतलब भी नहीं है। माइक्रो करवाओ नहीं करवाओ, पास तो ऐसे भी हो जाते हो तुम लोग। फेल तो कोई किया नहीं होगा अभी तक में की में, तो किया है सर। हाँ सर करने वाला किया है सर, बहुत बच्चा कैरी लगा है सर। फेल करता है क्या एक में? बहुत बच्चा सर बहुत ईयर अच्छा बैक भी कैरी है। लगा है सर, ईयर बैग भी होता है। तो बोल रहा सर उसको ईयर बैक है सर वो। तो एक बात तुमको कहते हैं कि अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम अगर आंसर लिख के हमको भेजोगे नहीं, हमको कैसे समझ में आएगा तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हम आ रहे तुमको पढ़ा के चले जा रहे हैं, हम आके तुमको पढ़ा के चले जा रहे हैं, तुम क्या लिख रहे हो, पीछे से राम लिख रहे हो, रामायण लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, भगवान मालिक है। तुमसे पूछा जाएगा कि हाँ तुमको आइडियल फ्लूइड का लिखना, तुम लिख दोगे कोई और चीज का आंसर। तुम्हारा हैंड राइटिंग कैसा है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा, वो पता तो हमको होना चाहिए कि तुम क्या लिखते हो। जी सर। तुम्हारा लिखने का तरीका क्या है, क्या समझते हो क्या नहीं लिखते हो, हमको कैसे पता चलेगा तुम्हारा राइटिंग स्किल क्या है, बताओ इस चीज देख देख के सर कुछ सर असाइनमेंट असाइनमेंट दीजिए ना। ऐसा नहीं होना असाइनमेंट देते चाहिए। जाइए ना सर। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कल प्रिंसिपल साहब बोले कि आप क्या पढ़ा है, हम तो पढ़ा के सही से चल जाएंगे, तुम लोग बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया समझ में आ गया, पीछे किसी को समझ में आएगा नहीं। देखो जिसको समझ में आता वो ठीक, जिसको नहीं समझ में आता वो खुल के पूछो, तुम्हारा दोस्त तुमको काम नहीं आएगा। तुम यहाँ पे जो सोचते हो कि नहीं कि 20-30 लड़का है 40 लड़का जो भी है, भाई हम लोग लाज में हम भी बोलते हैं हमको भी समझ में आ रहा, आ कुछ नहीं रहा, नहीं आ रहा है तुम पूछो, तुम्हारा कोई दोस्त तुमको बुरा नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ है कि हाँ भाई तुमको ये चीज नहीं आता, नहीं आता पूछो सीधे। हमको इसी चीज के लिए रखा गया कि तुमको बताने के लिए।
देखो सब चीज जाने का सब चीज जाने ये हम मेरे भी बस की बात नहीं है, हम भी सर्वज्ञ हो ये बात नहीं है कि हाँ हमको हर चीज पता है, पर हाँ जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि तुमको बताएं। जहां नहीं पता होगा हम तुमको बोलेंगे हाँ भाई आज तुमको नहीं पता, इसे हम लोग कल बताएंगे। पर हाँ ये बात नहीं होना चाहिए कि तुमको नहीं आ रहा और तुम सिर्फ शर्म के मारे नहीं पूछो। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? जी सर। हाँ सर। जी सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तुम लोग को? ये नहीं होना चाहिए कि तुमको यस सर। तुम ये करो कि भाई सर हमको हम क्लास में पूछ लेंगे तो खोल के पूछ सकते हैं सर से, खोल के अर्पित क्या सोचेगा, सत्यम सिंह क्या सोचेगा, हिमांशु क्या सोचेगा, नीतीश राज क्या सोचेगा, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। कहने वाला सर जिसको जो सोचना है सोचने दो, कोई मतलब नहीं। तुम लोग को पूछना है, कोई सवाल डाउट हो पूछो और लिख के कम से कम आंसर हमको भेजो कि हम भी देख सके तुमको क्या आता है क्या नहीं आता। ऐसा नहीं हो कि तुम पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं सर। नहीं पर्सनल व्हाट्सएप पे मत बनाओ, उतना भी मत करो, फिर जब पूरा व्हाट्सएप पे भर जाएगा मेरा। एक गूगल ड्राइव पे कोई आदमी अकाउंट बना लो, ठीक है, उसी पे सबको आंसर भेज देना और हमको लिंक भेज देना। अनिकेत बनाएगा सर, अनिकेत बनाएगा सर। अनिकेत बना लेगा। अनिकेत कौन है? तुम लोग के क्लास मॉनिटर है क्या? हाँ सर, हाँ सर मॉनिटर। अनिकेत सुमन। अनिकेत सुमन। देखो तुमको आंसर लिखना आना सर चाहिए। आपकी क्लास क्या चीज? अरे कोई बोल रही है, बोलने दो। सर आप ही गूगल क्लासरूम पे बना दीजिए ना। गूगल क्लासरूम पे बाकी सब टीचर के जैसे। सर आप यस सर, उसी में सब लोग ये असाइनमेंट सब सबमिट काम करते हैं। करिएगा। उसके लिए तो बोला नहीं गया हमको। काम आप करिएगा, उसके लिए तो हमको छोड़िए सर, आप नहीं करिए सर, आप नहीं करिए, आप कितना करिएगा, पढ़ाइएगा एक बार। सर अनिकेत बना देगा। पटना में दुकान में दिखाना है। अनिकेत तुम बना लेना ना। हाँ सर चंदन पर गूगल क्लासरूम पे ले लेंगे क्लास। नहीं सर, नहीं सर, इसी पे ठीक है। क्लास लीजिए सर, इसी पे ठीक है। सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस आज होगा क्या सर? हाँ होगा सर, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए टाइम। क्या नहीं करना है मना करने का? हाँ करने का है सर, करना है सर, टाइम एक्सटेंड कर देते हैं हल्का। बोलो सर। स्पेसिफिक डेंसिटी समझ में नहीं आया सर, बता। पूछो। हाँ सर, स्पेसिफिक डेंसिटी बता। स्पेसिफिक डेंसिटी। चलो वहीं पे चलते हैं। बहुत जल्दी याद आ गई तुम लोगों को। स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं आया समझ में। सर मैंने पढ़ता है सर। स्पेसिफिक डेंसिटी राकिब तुम भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, तब समझ में आएगा। स्पेसिफिक वेट बोल रहे हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी बोल रहा था सर। मलय बोलो, क्या बोल रहे हो? मलय डेंसिटी में नहीं है, स्पेसिफिक डेंसिटी है, डेंसिटी में है। वेट डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट। कौन सा नहीं समझ में आया इसमें सर? यही बोला रिलेटिव डेंसिटी, ये बोला सर, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसमें क्या समझ में नहीं आया? इसमें लिखा हुआ है सर, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें समझ में क्या नहीं है ये बताओ। वेट क्या होता है? मास और वेट में क्या फर्क होता है? सर मास होता है सर कि उसका वजन। मास वॉल्यूम के क्या चेंज कर सकता है? मास चेंज कर सकता है या वेट चेंज कर सकता है? वेट चेंज कर सकता है सर, क्लास 9 का है। सवाल जो पूछे उसको बताओ ना जी, जिससे पूछे वो बताने देना उसको। मास चेंज कर सकता है राकिब या वेट चेंज कर सकता है? राकिब था ना जी? हाँ सर राकिब है, राकिब। तो मास चेंज कर सकता है राकिब या वेट चेंज कर सकता है? क्या चेंज कर सकता है? मास वॉल्यूम के। क्या वॉल्यूम को कहाँ से लेके आए आप? वॉल्यूम को क्यों लेके आ गए? हम तुमसे पूछ क्या रहे हैं, मास चेंज करेगा या वेट चेंज करेगा? मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्य होता है। नहीं, द्रव्य तो लिक्विड हो गया ना जी। लिक्विड का मतलब द्रव्य होता है।
भार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मास मास को क्या कहते हैं हिंदी में? भार से मास को वही कहते और वजन किसको कहते हैं? द्रव्यमान। वेट को सर, वेट को वजन बोलते हैं। तो वजन बदल सकता है या जो मास वजन है और वो बदल भार सकता क्या है? होता है? वेट चेंज हो सकता है सर, जी वेट पर क्यों निर्भर चेंज हो करता सकता है, है? भार जी आपका पर सर डिपेंड करता न्यूटन है। का सर गुरुत्वाकर्षण बोला है ना, वो है। तुम्हारा दोस्त बता रहा है कोई कि वेट बदल सकता है, क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, जी का वैल्यू हर जगह अलग अलग होता है, इसी कारण से अब वेट आपका एक चेंजेबल क्वांटिटी है। मास क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये क्या है? ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। मास क्या है? तुम अगर जब आगे पढ़ोगे डायमेंशनल एनालिसिस में, तो डायमेंशन एनालिसिस में कहता है कि मास तुम्हारा हमेशा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी किसी भी वस्तु का जो मास होगा ना वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। मगर कांस्टेंट किस कंडीशन में होगा? किसी एक पर्टिकुलर केस में, किसी एक पर्टिकुलर स्थिति में मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मगर उसका वेट वही उसी चीज का उसी कंडीशन में वेट क्या होगा? चेंज कर सकता है, क्या? अलग अलग जगह पे, ठीक है ना। अगर उसका जी का मान अगर बदल जाए तो वेट चेंज कर सकता है। तो सेम चीज है कि स्पेसिफिक वेट तुमको कहता है, या वेट डेंसिटी। वेट मतलब क्या हो गया? वजन। और डेंसिटी मतलब क्या हो गया? डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं जी? नहीं, घनत्व। घनत्व बोलते हैं। घनत्व कहते हैं। यस सर। नहीं, घनत्व तो वॉल्यूम हो गया। 100% ओ घनत्व ही बोलते आयतन हैं। बोलते हैं। घनत्व बोलते हैं सर, डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं, कंफर्म। तुम लोग अब हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं? अंग्रेजी दोनों से। अंग्रेजी। समझ में नहीं आया इंग्लिश सर, मीडियम छोड़ दीजिए सर हिंदी। चलो ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इंग्लिश मीडियम में? अरे नहीं सर, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो देखो पढ़े हैं। नहीं, हमको लगा कि सब हिंदी मीडियम से, तो हमको हिंदी में हम बोलने का कोशिश करते हैं। नहीं तो देखो स्पेसिफिक वेट, तो वेट क्या होता है? वेट तुम्हारा दिखाता है एक तरह का क्वांटिटी दिखाता है, जिसमें क्या होता है? तुम्हारा मास और मास और ग्रेविटी तुम्हारा दोनों इंक्लूड होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट डेंसिटी कहने का मतलब कि जब हम वेट को लेते हैं एज ए यूनिट और उससे हम निकालते हैं उसका डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास हम ना लेके मास की जगह क्या ले रहे हैं? वेट ले रहे हैं। वेट का जब हम निकाल रहे हैं क्या? घनत्व। जब हम इस्तेमाल किसी का कर रहे हैं? घनत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं घनत्व निकालने के लिए, तब उसको कहेंगे वेट डेंसिटी। यहाँ पर हम मास का इस्तेमाल किए थे, इसी कारण से इसको कहते हैं मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। पर क्योंकि हम यहाँ पर मास नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी कारण से इसको वेट कहते हैं। और कोई दिक्कत? नो सर। स्ट्रोक को SI यूनिट में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ता है? स्ट्रोक को SI यूनिट में वन स्ट्रोक होता है। वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर अभी स्ट्रोक्स लॉ नहीं ना आया है। स्ट्रोक्स लॉ नहीं है, वो स्ट्रोक है, वो स्ट्रोक से दोनों फर्क है। इसमें आर नहीं, उसमें आर है। ओ मतलब और कोई डाउट है? हो गया तुम्हारा? अच्छा क्लास खत्म? सर वो आगे वाला बढ़ाइएगा क्या सर? 3 बजे वाला थर्मोडायनेमिक्स टाइम 3:30? नहीं सर, वो टाइम थोड़ा बढ़ा स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलो तो क्लास छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए तब। छोड़ दिए, खाना पीना खाने जाएंगे सर, खेलना। ठीक है ठीक है ठीक अब सर इसमें से पढ़ाइए। तुम्हारा अगला क्लास पढ़ लेते जो पढ़ लिए। तुम्हारा अगला क्लास बना देंगे, ठीक है। सुन लो पहले हम क्या बोल रहे हैं। सुन लो, अगला क्लास में तुम्हारा जो भी फ्लूइड का क्लास होगा या स्ट्रक्चर का क्लास होगा वो सब पावर पॉइंट पे ही होगा। आज नहीं हुआ था क्योंकि कुछ काम में व्यस्त थे, कॉलेज से आने जाने में। कॉलेज में सुन रहे तुम लोग कि कोरोना आ गया, क्या आ गया भगवान जानता है। तो कहाँ आया है सर? क्वारंटाइन था सर, कॉलेज पहले क्वारंटाइन सेंटर था हम लोग। हाँ क्वारंटाइन कल गए थे, तो कल प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे कि किसी को कोरोना आ गया, तो हम लोग वहां बहुत गलत आदत है सर, बच्चा लोग को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला। तुम लोग एग्जाम कब से? सर हम लोग का 2 मंथ में ले ही लिया जाएगा सर 2 महीने में ले लिया जाएगा सर।
सर टाइम तो सर अब इंक्रीज सर नहीं ना होगा सर। क्या चीज का टाइम? सर हम लोग को बुक एक जन बोलो, एक सर जन हम लोग को लाइब्रेरी सर हम लोग को लाइब्रेरी से बुक लेने का कुछ बताइए ना सर। लाइब्रेरी से बुक हम ही लोग को इश्यू नहीं हुआ, तुमको हम कहाँ से बताएंगे? सबको जरूरत वही तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी बस से बुक बना तो हम ही दिया को इश्यू नहीं हुआ, तुमको हम कहाँ से मैं बताएंगे? प्रिंसिपल से बात करना होगा कि हम लोग को चाहिए बुक लाइब्रेरी से। तो सब स्टूडेंट मिलके बात करो प्रिंसिपल सर से, और क्या। बात कीजिए अपने प्रिंसिपल सर से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। या फिर राजेंद्र सर से बात करो। करेगा। हम लोग के बहन तो राजेंद्र सर हुए ना। पीडीएफ मंगा लो, पीडीएफ लेके पढ़ लो, अभी क्या करोगे? एग्जाम तुम लोग सर ऑनलाइन ही आँख पे होगा। सर आप भेज नहीं सर दीजिएगा। ऑनलाइन। हम लोग अगले चुनाव क्लास ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन एग्जाम थोड़ी है। हम तुमको अगले क्लास में ऑनलाइन होता है, एग्जाम ऑफलाइन होता है। सही लगता है सर, और आपस में बात में कर लेना। सुन लो, जो भी तुम्हारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो। हम तुमको सब चीज एक बार में नहीं बता सकते, मेरा भी टाइम का कांस्टेंट है, आज हम तुमको समय दे दिए हैं ज्यादा, पर क्या है तुमको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। टीचर तुमको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, रास्ता पे चला नहीं सकता। थोड़ा रास्ता पे हम तुमको चला नहीं सकते, चलना तुमको खुद ही पड़ेगा। हम सिर्फ तुमको रास्ता दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये रास्ता है, तुमको जाना है जाओ, नहीं जाना वो तुम्हारी अपनी इच्छा है। तुम्हारी एग्जाम तुम्हारा है, एग्जाम तुम्हारा है, परीक्षा तुम्हारा है, लड़ाई तुम्हारा है, और किसी का नहीं है। कोई दोस्त तुम्हारा हेल्प कर देगा तो कर देगा, वो बात अलग है, ठीक है। पढ़ोगे सही से, समय है अभी तुम्हारे पास, सेकेंड ईयर में हो अभी, 2 साल बचा हुआ तुम्हारे पास अभी। बाद में समय नहीं मिलेगा, बाद में इसी समय के लिए रोगे कि जिंदगी भर के समय था तो पढ़े नहीं, और जब अब समय निकल गया तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो सीरियस हो। सर कुछ टिप्स दीजिए ना सर। टिप्स यूट्यूब पे जाओ, बहुत है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारा टिप्स है। 1 लाख लोग यूट्यूब पे डाला टिप्स, उसको जाके देख लेना अगर उतना समय है तो। पढ़ लो। मोटिवेशन सर क्या मोटिवेशन नहीं तो सर, नहीं देख सकते सर। यूट्यूब पे बहुत है नहीं सर मोटिवेशन देने वाला। मोटिवेशन नहीं सर। हमको मोटिवेशन नहीं दे पाएंगे, हम सिर्फ पढ़ा पाएंगे। एक मिनट मोटिवेशन नहीं बोले सर। अब जैसे देखिए मैकेनिक्स में है ना, गेट का सिलेबस में केवल एक क्वेश्चन आता है, तो मैकेनिक्स पढ़ के कोई फायदा है सर? एक क्वेश्चन स्किप कर दिया जाएगा। उसके बाद सर्वेइंग से 4 क्वेश्चन आता है। तुमको कौन बोल दिया कि गेट में 1 क्वेश्चन आता है? कहाँ के सिलेबस में देखे थे? आईटीआई का सिलेबस सर वो देखे थे। कब देखे थे? नहीं सर देखे थे। कब देखे थे? देखे थे, हम आपको भेज देंगे फोटो सर, उसमें था। कब? इस बार का सर में 3 2 1। हाँ सर इस बार नहीं सर, वेटेज देख रहे थे ना, तो उसमें दिखाया था कि 1 क्वेश्चन था मैकेनिक्स से। एक बात तुम हमको बताओ, ठीक है ना, मान लो कि तुम 1 नंबर तुम देख रहे हो कि इस साल 1 नंबर आया, अगले साल 10 क्वेश्चन आ गए तो तुम क्या करोगे? तब तुम एक्सक्यूज मारोगे जाके एग्जाम में कि सर पिछला बार तो 1 ही क्वेश्चन था, इस बार 10 कैसे आ गया? जाके लड़ लेना गेट कंडक्टिंग अथॉरिटी से कि पिछला बार तो आप 1 ही सवाल दिए थे, इस बार 10 क्यों दे दिए? वो तुमको ये बोलने नहीं जाएगा, वो बोलेगा हम तुमको मतलब बदलते रहता है। समझा पेट कुछ वैरी करते रहता है। फिर भी सर तो गेट वालों को मतलब वेटेज तो डिसाइड करना है। तुम लोग का अधिकतर का स्थिति यही खराब रहता है। तुम लोग मालूम है क्या है, तुम लोग बस वही देखते हो कि माइक्रो मिल जाए, एग्जाम में चोरी कर ले, उसके आगे बस पास हो जाए। यहाँ तक तो सब कुछ कर लोगे, डिग्री भी ले लोगे, सब जितना भी हो ना तुम लोग, 30-40 कितना हो तुम लोग अभी, कितना हो इस ग्रुप में, ठीक है ना, 30-35 लोग हो, सब पास कर दो, दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होगा मालूम है? जब तुमको आगे कंपटीशन होगा। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, समय है, एग्जाम आएगा, लिख लेना बढ़िया से, नंबर मिल जाएगा। ज्यादातर कोशिश करो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, थ्योरी प्रैक्टिस मत करना। थ्योरी में नंबर तुम कितना भी लिख लोगे, नंबर कम ही मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, पीडीएफ तुमको हम अगले क्लास में शेयर कर देंगे, ठीक है। और आज का सर स्ट्रक्चरल वाला होगा क्लास आज? ठीक है सर, कल मिलते हैं। स्ट्रक्चरल वाला होगा क्लास में 3 बजे होगा सब लीव कर दिया, देखिए ना 21 ही है। नहीं, कितना है एक्चुअल में स्ट्रेंथ कितना है इस क्लास का? 102 है तो नहीं 102, लेकिन पढ़ता कम ही। तो बाकी कहाँ रहता है? दोनों मिला के सर बाकी सब 120 फकैती होगा। मारता है सर। 120 लड़का का स्ट्रेंथ में क्लास में कितना है अभी?
नहीं ऑन लीव कर दिया सर। सर टोटल 36 स्टूडेंट था सर। एवरेज 44 स्टूडेंट था, कई बार हम देखे लगभग। सर अप्रोक्स सर 60 स्टूडेंट पढ़ता है सर, मतलब जो ऑनलाइन क्लास में आता है सर। कितना आता है? बता रहे हैं आज 60 की क्लास में लगभग 44-45 स्टूडेंट था सर। चलो ठीक है, देखते हैं। सर पीडीएफ आज ही भेज दीजिएगा। ठीक है, आज भेज देंगे। ओके सर, 3 बजे होगा क्लास। नहीं, नहीं होगा सर। अच्छा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 3 बजे होगा कि नहीं सर? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। थैंक यू ओके सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर।